हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं 12th का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स। अब अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं यार, तो इसमें हम बात करेंगे चार्जेस की और चार्ज की क्या-क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। जैसे कोई चार्ज है तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा तो कैसे बनाएगा? पोटेंशियल बनेगा तो कैसे बनेगा? पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी? डाइपोल कैसे होगा? यही सारा कुछ हमारे को सीखने का है। ठीक है? अगर मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते भी हैं, थ्योरी भी आती है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। खास बात है अब अगर स्टेट बोर्ड्स की बात करूँ, तो स्टेट बोर्ड भी कहीं न कहीं सीबीएसई की तरह ही पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक लगभग 40 टू 50% आपके न्यूमेरिकल पूछने वाले हैं और रेस्ट ऑफ द जो भी होगा वो थ्योरी पूछेंगे, ठीक है? तो यार कहीं न कहीं आपको कांसेप्ट को अच्छे से समझना पड़ेगा तभी आप न्यूमेरिकल को डील कर पाओगे। सीबीएसई की बात करूँ तो भाई न्यूमेरिकल्स डिसेंट लेवल के आते हैं। मैं बोलूँ कि कई न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जो जेईई मेंस या उसको भी एक्सीड करने वाले लेवल के होते हैं, ठीक है? तो आपको कहीं न कहीं और पर म मतलब ज़्यादा सोचने का नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपको ऐसे नीट या मेंस के ईज़ी क्वेश्चन इसी जैसे दिखेंगे, ठीक है? मैं न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूँ, थ्योरी सबको आ जाती है पर आधे जो न्यूमेरिकल आएँगे उसमें आप फँसने वाले हो, ठीक है? अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं सीखते हैं तो। डरा नहीं रहा हूँ पर यार सीखने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ। बिल्कुल पॉजिटिव होकर के सुनने का है और एक बार मैं पढ़ा लूँ, फिर एक बार बस रफली एनसीईआरटी को चाहे तो देख लेना, नहीं देखोगे इट्स ओके तब भी क्योंकि मैं सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर रहा हूँ, ठीक है? और इसके जो भी नोट्स होंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएँगे, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपको अलग से नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हीं पीडीएफ को देखते रहें और फिर प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊँ कि यार इस चैप्टर के बाद डेडिकेटेड मैं एक और वीडियो बनाऊँगा इसका, जो कि इसके पूरे न्यूमेरिकल्स को ही हम सिर्फ कवर करेंगे। जो पोटेंशियल न्यूमेरिकल आ सकते हैं या फिर आप में से बहुत सारे होंगे जो जेन अटेम्प्ट जो होने वाला है जेईई मेंस का वो देने वाले हैं या कई सारे होंगे जो नीट को देने वाले हैं पेपर। तो कहीं न कहीं उनके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा कि बोर्ड के साथ में आप इसको भी अच्छे से डील कर पाएँगे। आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया, अब इसमें अब पढ़ने की शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ बेटा, पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैट्स। नाम से ही समझो यार, इलेक्ट्रोस्टैट्स, बात समझ यार। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैट्स मतलब एट रेस्ट। यानी जो चार्ज है अभी किस पर है बेटा? रेस्ट में। तो सर फ्लो भी होता है क्या? यस, फ्लो होगा बेटा तो अगला चैप्टर तेरा आ जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। सर स्टोर भी कर सकते हैं क्या? यस, अगला चैप्टर कौन सा? कैपेसिटर। समझ आया कि नहीं आया? तो ये 3 चैप्टर बेसिकली आपस में इंटरलिंक्ड है और हमारे को जितने अच्छे से ये चैप्टर समझ आएगा उतने ही ज़्यादा अच्छे से हम अगले 2 को डील कर पाएँगे। शुरू करते हैं, ठीक है? अब सुनो, अब अगर मैं बात करूँ बेटा, सबसे पहला है कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? क्योंकि हमने बोल तो दिया कि इलेक्ट्रोस्टैट है, चार्ज रेस्ट पर है, पर कैसे रेस्ट पर है? क्या रेस्ट पर है? सही है क्या? अब हमारे को यही सीखने की जरूरत है, ठीक है? अब चार्ज आता कैसे है? पहले एक बात बताओ ना, कोई भी बॉडी है उसके अंदर क्या-क्या है जो चार्ज कॉज करते हैं? तो बेटा इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ऑब्वियसली एक नेगेटिव चार्ज कॉज करेगा, एक पॉजिटिव चार्ज कॉज करेगा। तो सुनो, अभी क्या लिखा हुआ है इसको सबको छोड़ो। मैं क्या सिखाने वाले पहले इसको सीखो। एक साथ में सारी स्लाइड को हम रीड कर लेंगे, पढ़ भी लेंगे, पर सबसे पहले एक बार कॉन्सेप्ट को तो समझते हैं। फिजिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट बेटा, ठीक है? अब सुनो, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा, कोई भी बॉडी सपोज एक न्यूट्रल बॉडी थी, मैं अभी कुछ नाम नहीं बोल रहा, देखो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे और प्रोटॉन थे बेटा 10। तुमको पता है कि चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर। तो क्या 10 इलेक्ट्रॉन जो 10 इलेक्ट्रॉन से हमारे पास क्या 10 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे कंप्लीटली? डेफिनेटली कर पाएंगे। इसका मतलब है बेटा कि ये जो बॉडी है इस पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है, तो आपने इसको कैसा बोल दिया? तो ये बॉडी कैसे है बेटा? न्यूट्रल है, ठीक है? अब अगला देखो, इसने क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे। भाई प्रोटॉन का ऐसा एक्सचेंज होता नहीं है, तो प्रोटॉन तो अभी भी 10 के 10 है। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर पाए, 2 प्रोटॉन का चार्ज रह गया। बॉडी कैसी है? हाँ बोलो, कैसी चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बॉडी या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है? इलेक्ट्रॉन इस बार ज्यादा हो गए क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, 12 इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा। प्रोटॉन का नंबर हमारे पास अभी भी 10 है, तो ये बॉडी कैसी चार्ज हो गई? नेगेटिव चार्ज। नोटिस करो, नोटिस करो, जब तक इलेक्ट्रॉन का लूज और गेन नहीं हो रहा है बॉडी चार्ज नहीं हो रही है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो बॉडी, तो मैं बोलूं कि सिंपल बॉडी छोड़ो, ये इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि चार्ज की बात करूं तो चार्ज मतलब क्या? एक्सेस और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है क्या? इलेक्ट्रॉन कम हो ज्यादा हो अल्टीमेटली बॉडी चार्ज होनी ही होनी है, ठीक है? तो यहां पर बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अल्टीमेटली उसी को आप क्या बोलने वाले हो? चार्ज। आई थिंक चार्ज का डेफिनेशन तो क्लियर है, ठीक है? चलो अब है कि थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसका, थोड़ा सा यूनिट वगैरह का नाटक। तो भाई इसकी यूनिट होती है कूलाम और यहाँ पर सीजीएस जो यूनिट होगी वो जाएगी स्टेट कूलम, ठीक है? डायमेंशन थोड़ा सा ध्यान रखें बेटा, क्योंकि चार्ज के लिए बच्चे एक बोलने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो ए जो होती है वो करंट के लिए बोला करते हो आप।
तो डायमेंशन क्या हो जाएगी 80 और क्वांटिटी है भाई स्केलर, मतलब कोई आपको इसमें लॉग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप इसको जोड़ घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। आई थिंक इस पेज पर जो भी है हमने क्लियर कर लिया इसको, ठीक है। अब चलो, अब होता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज तो पढ़ लिया, पर चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से बिहेव करता है अल्टीमेटली, अगर मैं बोलूं तो, ठीक है। चलो, अब अगर सबसे पहले पॉइंट की बात करूं तो चार्ज इज एडिटिव, सिंपल यार, स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपली जोड़ने घटाने में तो मेरे को दिक्कत नहीं आई, 1 कूलम माइनस 2 कूलम, मैंने सिंपल बोल दिया -1, दैट्स इट। अरे सही है क्या? इसका मतलब चार्ज को क्या मैं बोल सकता हूं, चार्ज कैन बी एडेड बाय यूजिंग सिंपल अलजेब्रा, यस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सिंपली हमारे पास जो है +1 -3 +3, अल्टीमेटली हमने बोल दिया कि भाई +1 कूलम हो रहा है। क्यों ऐसा क्यों जोड़ पा रहे हैं बेटा, क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। अरे सही क्या, ठीक है। चलो, अगला है चार्ज ऑफ आइसोलेटेड बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड, बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कैसे बोलने वाला हूं, क्या बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। देखो, जब तक ये बॉडी समझो, इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है, सपोज 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 ही प्रोटॉन है, न्यूट्रल है, ठीक है। मैंने इसको किसी दूसरी बॉडी के साथ कनेक्ट नहीं किया। अगर मैंने इसको किसी दूसरी बॉडी के साथ कनेक्ट नहीं किया, किसी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं रखा, तो भाई इसका जो भी चार्ज है, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे न्यूट्रल है, सही है क्या, जो भी है, अल्टीमेटली ये रहने वाला है बेटा कंजर्व। इसका मतलब जब भी कोई भी बॉडी, चार्ज ऑफ आइसोलेटेड बॉडी जब तक रहेगा, जब तक ये बॉडी आइसोलेटेड रहेगा, तब तक जो भी चार्ज रहने वाला है, कैसा रहने वाला है, कंजर्व। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आर क्रिएटेड, जब तक क्रिएट नहीं हुए थे तब तक चार्ज इनका कितना था, 0। तो अगर दोनों को क्रिएट कर दिया तब भी अल्टीमेटली चार्ज कैसा, 0, क्योंकि आप ही ने तो मेरे को बताया कि सर चार्ज जो होता है ये कैसा हो जाता है, इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, तो अल्टीमेटली ये चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा कंप्लीटली। बोलो किसी भी तरह की कोई समस्या है कि नहीं, इसमें नहीं है, ठीक है। अगला, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। एनसीईआरटी ने एक बड़ा भारी भरकम सा पैराग्राफ लिख रखा है इसके लिए, चार्ज इज क्वांटाइज्ड के लिए। सीखते हैं कि क्या बोल रहा है, ठीक है। Q इक्वल टू N इंटू ई। अच्छा, E की वैल्यू हम समझते हैं, वही इलेक्ट्रॉन का चार्ज भाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। चलो, इस चीज को अभी इग्नोर मारो, हम सिर्फ इसको देख रहे हैं 1.6 को। N जो बोला इन्होंने इंटीजर बोल दिया। चलो आ जाओ बात कर लेते हैं। तो Q बराबर N की वैल्यू कितना रखती है, 1, मिनिमम इंटीजर तो ये रख सकता हूं। ये वैल्यू कितना रख दिया बेटा, 1.6। हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई चार्ज की, 1.6 के टर्म में। Q इक्वल टू, अगर और देखो इसको 2 रख दिया, 1.6 बोल दिया। हाँ बेटा बोलो कितना बोलने वाले हो, 3.2 बोलने वाले हो। Q इक्वल टू ऐसा भी तो बोल सकता हूँ 3 इंटू 1.6, हाँ बोलो कितना, 4.8 बोलने वाले हो। इसी तरह से आप बोलते चले जाओगे। अरे क्लियर है क्या? इसका मतलब अगला कितना, 6.4, फिर कितना बेटा 7.2। अरे क्लियर है क्या? तो ये जो क्वांटाइज्ड है, यानी कि जो चार्ज दिखेंगे वो इस फॉर्म में दिखेंगे अगर किसी बॉडी पर इस तरह से प्रेजेंट होंगे तो। या मैं बोलूं चार्ज का जब क्वांटा की बात करेंगे, इसका ये मतलब बिल्कुल भी मत निकाल लेना कि 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम ऐसे चार्ज नहीं होते। जब क्वांटाइज्ड होंगे तब इसकी बात कर रहे हैं कि ये वैल्यू अकर होगी कि नहीं करेगी। समझ आए कि नहीं आया? ठीक है, ये हमारे पास बेसिक हो गया। तो हमने 3 प्रॉपर्टी सीख ली बेटा चार्ज की, ठीक है। अब देखो जरा, अगला है हमारे पास मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, अब इसमें तो ठीक है, देखो जरा, चार्जिंग के हमारे पास बेटा 3 मेथड है। खास बात अगर मैं बोलूं तो इसमें से 2 मेथड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। आप अगर बोर्ड के लिए प्रेप कर रहे हो तब भी अच्छा है, आप अगर कॉम्पिटिटिव के लिए करोगे तो डेफिनेटली इंडक्शन से मे बी कि कुछ क्वेश्चन आए, पर कंडक्शन से क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं। खास बात नीट हो चाहे जेई, 100% वहां से क्वेश्चन बन के आते हैं। सही है क्या? तो बेटा 100% यहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। अब सुनो कैसे बनेंगे, क्या होगा, सबसे पहले सीखो। चार्ज हमने सीख लिया, चार्ज की प्रॉपर्टी सीख ली। अब मेथड ऑफ चार्जिंग की अगर बात करूं तो हमारे पास 3 तरीके हैं, जिनमें सबसे पहला आता है फ्रिक्शन। आपने देखा होगा, जरूर बचपन में आप लोगों ने करा होगा कि स्केल को हेयर्स पे रब करते थे और कागज के छोटे छोटे टुकड़े हम उसको चिपकाने की कोशिश करते थे, वो चिपक भी जाते थे। ये पहला ही मेथड ऑफ चार्जिंग है हमारे पास। अब ये होता कैसे था एग्जैक्टली, आज सीखते हैं, क्योंकि उस टाइम हमने लॉजिक के पीछे तो हम भागे नहीं। ठीक है, समझो, जैसे ये रहे हेयर्स भाई, नहीं मेरे नहीं है भाई ऐसे। ठीक है, अब सुनो, इसमें आपने स्केल को जब रब किया, इस स्केल को जब रब किया, ऐसा हुआ होगा कि स्केल ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया।
ये इसके बालों पर जाकर के ये इलेक्ट्रॉन जाकर के चिपक गए, ठीक है। खुद पर इसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया भाई, चार्ज कैसे आ गए, पॉजिटिव चार्ज आ गए, पॉजिटिव चार्ज आ गए। इसके बालों पर कैसे चार्ज आ गए, सॉरी इधर ही रहेंगे, बालों पर इसके कैसे चार्ज आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गए। इसके बालों पर जो चार्ज आए वो नेगेटिव वाले चार्ज आ गए। अल्टीमेटली दो अपोजिट चार्जेस बन गए, सीधी सी बात है, उनमें क्या होने वाला है, सिंपल है यार, अट्रैक्शन होगा, इसीलिए यहां पर अट्रैक्ट हुए थे। अब यहीं पर मैं एनसीईआरटी की एक प्यारी सी लाइन बोलता हूं, ध्यान से सुनना, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। इफ बॉडी इज, जिन दो बॉडीज को हम फ्रिक्शन से चार्ज करने जा रहे हैं, अगर उनमें से कोई एक, इफ वन ऑफ द बॉडी इज ऑलरेडी चार्ज्ड एंड वी रब इट इनटू अनदर बॉडी, टू अनदर बॉडी, देयर विल बी नो अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू। कंफ्यूज, क्लियर करते ना। देखो, उन्होंने बोला कि ये बॉडी जैसे इस पर चार्ज कब आया, इस पर चार्ज भाई मेरे तब आया जब तुमने इसको इस पर रब किया था। अब मैंने ऐसी बॉडी उठाई जो पहले से पॉजिटिव चार्ज थी या नेगेटिव चार्ज थी, इट्स ओके, अल्टीमेटली चार्ज बोला मैंने, और इसको तूने इस पर रब किया। बेटा अगर आपने इसको इस पर रब किया है तो यार सीधी सी बात है, अगर ये इस पर रब करोगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अल्टीमेटली नोटिस करो कि ये कैसी हो गई भाई, ये न्यूट्रल हो गई। अगर न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी में ले जाओगे, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं चार्ज, तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा इसकी वजह से। पर क्या पॉजिटिव और न्यूट्रल के बीच में अट्रैक्शन होगा क्या, नहीं, वो तो इक्वल एंड इक्वल छोड़ो, पर अपोजिट चार्ज तो होने चाहिए। अरे सही क्या, तो इसलिए इनमें अट्रैक्शन नहीं होगा। ये एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत कोने में लिखी है, अगर आएगा तो आप फंस सकते हो यहां पर नहीं फंसोगे, ऑब्वियसली देख रखा है, ठीक है। अब सुनो, तो फ्रिक्शन में अच्छा एक और चीज नोटिस करो यार, क्या मैं बोलूं कि इस पर अगर 3 इलेक्ट्रॉन अगर इसने लूज किए हैं तो 3 के बराबर पॉजिटिव चार्ज आया, किस पर, कॉम्ब पर। तो क्या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, किस पर, हेयर्स पर। इसका मतलब अगर मैं चार्जेस की बात करूं तो क्या चार्जेस का नंबर सेम है, यस। क्या चार्जेस के साइन अपोजिट है, यस। पर क्या चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है क्या, यस। उस पर 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव, एक पर 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव। बोलो भाई कोई समस्या इसमें, नहीं ना, ठीक है। चलो, ये हमारे पास हो गया पहला मेथड, जिसको कि हमने बात कर दिया फ्रिक्शन, ठीक है। ये हमारे पास पहला मेथड हो गया और बिल्कुल किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं, फ्रिक्शन को हमने खत्म कर लिया। सेकंड अगर मैं बात करूं बेटा, इंडक्शन। अब इंडक्शन इंपॉर्टेंट है, जो भी इनको अच्छे क्वेश्चन बनाने होंगे कहीं ना कहीं वो उसकी बात करेगा। कैसे करेगा, वही तो सीखने की बात है। इंडक्शन को मैं एक वर्ड बोलता हूं और वो काफी हद तक क्लियर हो जाता है, दैट इज इंप्रेशन। यार इंप्रेशन के लिए हमारे को सामने जाना पड़ेगा, इसका मतलब इंडक्शन के लिए भी हमारे को बॉडी को सामने रखना पड़ेगा। कैसे है, क्या है, वही तो सीखने की बात है। आज सुना, देखो, आपने एक बॉडी ली जो कि न्यूट्रल थी, आपने उसके सामने एक चार्ज बॉडी रख दिया, ये पॉइंट चार्ज है, सॉलिड चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, और मैं बोलूं डेंस चार्ज है, सिंपल सी बात है, ठीक है। सुनो, अब होगा क्या, सुनो, ये पॉजिटिव थी, इस पर अगर ये न्यूट्रल बॉडी था, मैंने पीछे ही बताया कि यार न्यूट्रल बॉडी मतलब अगर 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, ठीक है। चलो, ये पॉजिटिव था, क्या इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को ये बेटा अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, मेरे भाई करेगा। क्या प्रोटॉन को रिपेल करेगा कि नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा मेरे भाई। तो प्रोटॉन जो थे वो तो भाई पीछे चले गए रिपल्सन की वजह से। एक बात बताओ, क्या ये बॉडीज अभी भी आइसोलेटेड है कि नहीं है, कनेक्ट नहीं किया मेरे बेटे, बस इनको एक सामने रखा है, इंप्रेशन की बात की मैंने, ठीक है क्या। अब सुनो, इसका मतलब है कि इस पर क्या कोई एक्स्ट्रा चार्ज आ गया कि चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, चार्जेस का क्या हो गया बेटा, रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कि इन मेथड ऑफ चार्जिंग अब जो भी होगा हमारे पास इंडक्शन वाला प्रॉपर्टी, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आ रहा है, फिर से बोल रहा हूं चार्ज नहीं आ रहा है, चार्जेस का बस रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। क्लियर है क्या। अब देख मेरे बेटे, अब देख, पॉजिटिव था तेरे पास, ये नेगेटिव था, इनमें नेट तो हो गया अट्रैक्शन, और इस पॉजिटिव इसमें क्या हो गया, रिपल्सन। पर बेटा ये चार्जेस ज्यादा पास है, और अगर ये चार्जेस ज्यादा पास होंगे तो अट्रैक्शन ज्यादा, रिपल्सन कम, तो नेट बोल दोगे अट्रैक्शन। इसका मतलब देखो, मैंने इसको न्यूट्रल बॉडी लिया था, क्या न्यूट्रल बॉडी और चार्ज्ड बॉडी में अट्रैक्शन हो सकता है, यस। बाय फ्रिक्शन नहीं, बाय फ्रिक्शन नहीं, बाय इंडक्शन। पर वही बात है कि एक चार्ज को आपको लेना पड़ेगा जो एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड हो और कहीं ना कहीं सामने पर ये ऐसा कुछ इंड्यूस करे, इंडक्शन करे। बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं, नहीं है। अब यहीं पर एक छोटी सी बात आती है, सुनना, कि सर ये जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है ये कितना हो रहा है,
सपोज मैंने अगर 2 कूलम चार्ज लिया, ये पॉजिटिव वाला, तो आप इंड्यूस कितना करवाओगे इस पे? क्योंकि ये तो हमारे को समझ आ गया कि अगर आपने प्लस लिया है सामने तो इंड्यूस नेगेटिव होगा, पर कितना होगा ये तो आपने कुछ बताया नहीं। नहीं बेटा, आज सुनना, बता रहा हूं। क्यू इंडक्शन जो होगा बेटा, पहली बात तो नेगेटिव चार्ज क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, मतलब सॉरी ऑपोजिट चार्ज हो रहा है, इक्वल होगा कि नहीं होगा वो तो हम डिसाइड करेंगे। क्यू इंड्यूस का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू, क्यू जो इस पर चार्ज था, जो आपने इसको 2 कूलम बोला, इसको क्यू बोल रहा हूं, 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर इज परमिटिविटी, आगे बात करेंगे इस पे। अब अगर एप्सिलॉन आर की बात करूं तो इन जनरल ग्रेटर देन 1, ये बात कर रहा हूं बेटा इन जनरल। इन जनरल अगर मैं बात करूंगा फॉर मेटल, तो मेटल्स के लिए एप्सिलॉन आर जो होता है इन्फिनिटी। अब चलो आ जाओ बात करें क्यू इंड्यूस। देखो सबसे पहले जनरल की बात करें, क्यू 1 माइनस 1 अपॉन आर। देखो ये एक से किसी बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली ये वैल्यू एक से छोटी हो जाएगी। सपोज ये वैल्यू मैंने काटने वटने के बाद सपोज मैंने इसको बोल दिया कि 0.2, तो देखो 1 माइनस 0.2 कितना आ गया, लगभग 0.8। तो आप क्यू लेकर के चले थे, क्यू वो चार्ज है जिसको जो इंड्यूस कर रहा है, तो क्यू आप 1 कूलम लेकर के चले थे, और इसने कितना कर दिया, इसमें से 0.2 घटा रहे हो, कितना आ जाएगा बेटा 0.8। इसका मतलब है कि क्यू इंड्यूस जो हो जाएगा इन जनरल, क्यू इंड्यूस जो होगा वो कम होगा किससे, क्यू जो चार्ज आप रख रहे हो इंड्यूस करवाने के लिए, यानी कि जो चार्ज इस पे इंड्यूस इंडक्शन मतलब बना रहा है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहां पर रहा। आया समझ के नहीं? इसका मतलब इंड्यूस चार्ज कम हो जाएगा। मेटल की बात कर लो, आ जाओ। क्यू इंड्यूस, मैं मेटल की बात कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना सभी लोग। माइनस क्यू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। क्या 1 अपॉन, क्या एप्सिलॉन आर को तुमने इन्फिनिटी रखा, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना बेटा 0, तो क्यू इंड्यूस जो आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, माइनस क्यू के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब अगर आपने 2 कूलम रखा है तो इंड्यूस कितना हो जाएगा, -2 कूलम। इसका मतलब जब भी कहीं मेटल की बात करूंगा तो चार्ज जो इंड्यूस होगा कैसा हो जाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। किसकी बात कर रहा हूं, मेटल। इन जनरल अगर आप 2 कूलम ले रहे हो तो इंड्यूस होगा सपोज -1.8 1.5 ऐसे कुछ इंड्यूस हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बेटा, सही है क्या? इसको हमने अच्छे से सीख लिया। अब एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन ए चार्ज बॉडी प्लेस्ड नियर ए न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, और अनचार्ज बॉडी, इट्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज अफेक्टेड। बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज अफेक्टेड, नेट चार्ज इज नॉट अफेक्टेड, इट विल बी द सेम। सही क्या? ठीक है, बट नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यस, वही तो बात कर चुके हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है, अब देखो देखना बेटा, नेगेटिव चार्ज था, सामने क्या इंड्यूस कर दिया, पॉजिटिव। सिंपल सिंपल सिंपल, इसने पॉजिटिव इंड्यूस कर दिया, नेगेटिव को इंड्यूस करके पीछे भेज दिया। ठीक है, अब होगा क्या, फिर वही अट्रैक्शन इनमें हो गया, इनमें रिपल्सन हो गया, नेट अट्रैक्शन हो जाएगा। बेसिक सी बात है, हम पहले जान चुके हैं इसको। ठीक है, इसी वाली बॉडी को यहां पर देखो, पीछे की तरफ पॉजिटिव चार्ज से आपने इसको अर्थिंग कर दिया, ये अर्थिंग का साइन है भाई, अर्थिंग कर दिया, सीधी सी बात है। अब देखो इस तरफ आपने कौन से चार्ज बनाए थे, सामने पॉजिटिव लिया था तो इन्होंने नेगेटिव बनाया था, पीछे की तरफ पॉजिटिव आए थे। यहां के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने इन पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर दिया। न्यूट्रलाइज कर दिया तो इस बॉडी पर चार्ज क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ कैसा बचेगा बेटा, नेगेटिव। अब अगर आप अर्थिंग हटा लो तो भाई ये देखो, ये नेगेटिव में आपस में रिपल्सन हो रहा था, तो ये दूर दूर जाकर, अरे सॉरी सॉरी, तो ये दूर दूर जाकर के फैल गए। रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए बॉडी जो न्यूट्रल थी उसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आपने अफेक्ट किया, जो पॉजिटिव था उसको आपने ग्राउंड में भेजा, और अल्टीमेटली बॉडी आपकी चार्ज रह गई। ठीक है, ये है हमारे पास, ये एक एक्सपेरिमेंट टाइप का भी गिवन है एसआईटी में, एक उन्होंने बड़ा सा बॉक्स बना के रखा हुआ है, तो कुछ नहीं, अब तो कर लिया हमने। ठीक है भाई, अच्छे से सीखना जरूरी है, जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। ठीक है, आप इन चीजों को
मैं फिर से बोल रहा हूँ यार कि देखो बोर्ड का टाइम होगा या जो भी होगा, देखो ये लाइफ में चलते रहने वाला है, ठीक है? कभी भी ऐसा नहीं होने वाला कि आप बिल्कुल, क्योंकि अब आप 12th में आ चुके हो। कहीं न कहीं अब आपकी एज जिस तरफ जा रही है, आपको कहीं न कहीं अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ये लेकर के जा रही है, ठीक है? तो मैं नहीं कह रहा कि लाइफ को अब बिल्कुल पढ़ाई में ही लग जाओ, बिल्कुल सब कुछ छोड़ दो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई मेरे, ये सब नहीं करने का है, ठीक है? बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि हाँ, जब तक पढ़ रहे होगे, अब आपको 8 आवर मिल रहे हैं जो फ्री आपकी स्टडी के, तो आप उसमें से टाइम डिवाइड कर लो और अगर आपने 3 घंटे भी निकाले हैं पढ़ाई के लिए, तो उन 3 आवर्स में जम के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उस टाइम खुद को डिस्ट्रैक्ट मत होने दो और बाकी टाइम जब आप एन्जॉय कर रहे हो, चिल कर रहे हो, तो उस टाइम ताकि पढ़ाई की ज़रूरत ना पड़े सोचने की, क्योंकि हमने पढ़ाई को अच्छे से ऑलरेडी पहले कर रखा है। सही है ना? इस तरह से जब आप मैनेज करोगे ना टाइम को, तो आप देखना कि आपको एक अच्छे से सैटिस्फैक्शन फील होगा और आप जो भी चिल कर रहे थे या जो भी आप गेम भी खेल रहे होगे, जो भी कर रहे हो, जो आपको पसंद है म्यूज़िक एंड ऑल, तो आप देखना कि आप उस चीज़ को डबल एन्जॉय कर पाओगे। क्योंकि आपको फिर कोई टेंशन नहीं होगी क्योंकि आपके अंदर जो सैटिस्फैक्शन है वो आना ज़रूरी है। अरे सही है क्या? ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, अब यही इंडक्शन है, इसी इंडक्शन को मैं थोड़ा-सा, ये क्वेश्चन है, ये एक नीट में आया हुआ पुराना क्वेश्चन है, तो इसको तो हम डील करेंगे ही करेंगे। इसको तो हम डील कर लेंगे, पर सबसे पहले सीखते हैं कि इंडक्शन को थोड़ा-सा और। यहाँ पर मैं एक पॉइंट सिखाने वाला हूँ बेटा, कि जो भी इंडक्शन है, वो थोड़ा-सा और किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं, किस तरह से और देख सकते हैं, समझो। पॉजिटिव चार्ज था, ये बॉडी न्यूट्रल थी। पॉजिटिव था तो सामने क्या इंड्यूस कर दिया इसने? नेगेटिव कर दिया बेटा। इस तरफ क्या कर दिया? पॉजिटिव कर दिया। ठीक है? अब देखो, फिर वही बात, अर्थिंग करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहां से निकल जाएगा। इसको सामने और अर्थिंग को हटा देंगे तो ये नेगेटिव चार्ज पूरी बॉडी में फैल जाएगा। आई थिंक बेसिक है यार, हम तो समझ गए। और अगर मैं क्यू ऑफ मेटल की बात करूं, अभी तो मैंने आपको पढ़ाया कि कैसा होगा, किसके बराबर होगा, माइनस क्यू के बराबर होगा। ठीक है, चलो ये तो हम समझ गए थे, कोई दिक्कत थी इसमें नहीं। ये मेटल की स्ट्रिप थी बेटा, मेटल स्ट्रिप। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक सी बात थी, ये हमने सीख लिया अच्छे से। अब हमको बोला व्हाट विल बी द चार्ज एट पॉइंट पी, इस जगह पर चार्ज क्या होगा अगर मैंने अंदर चार्ज कुछ ऐसे रख दिया है। ठीक है, जो होगा देख लेंगे, पहले सबसे पहले ये सीखो कि ये जो स्फीयर था बेटा, ये मेटल स्फीयर था, मेटल स्फीयर। ठीक है भाई, राइटिंग थोड़ा सा मेरी मैनेज करना कुछ ज्यादा गंदी है। ठीक है, अब सुनो, आपने प्लस Q1 रखा बेटा, इंडक्शन कहां होता है, अरे इंप्रेशन कहां होता है, अभी तो सिखाया था, कहां, सामने। इसका मतलब कि अगर प्लस Q1 आ रहा है बेटा, तो सामने क्या इंड्यूस करेगा, माइनस Q1। अगर माइनस Q1 है तो इसके पीछे क्या इंड्यूस हो जाएगा, प्लस Q1। प्लस Q1, पहले एक चार्ज को डील कर लेते हैं। प्लस Q1 है तो इसके सामने क्या इंड्यूस करेगा, माइनस Q1। पीछे क्या इंड्यूस होगा, प्लस Q1। वही वही दिखाने के लिए किया कि नेगेटिव है तो पीछे कितना आएगा, पॉजिटिव। प्लस Q1 है तो सामने क्या इंड्यूस करेगा, माइनस Q1। अल्टीमेटली पी वाला पॉइंट बाहर ही है, तो यहां पर कितना पहुंच गया, प्लस Q1। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं सिखाना चाहता हूं आपको यहां पर, पहले सीखो। देखो, इस चार्ज को अपने सेंटर पर रखा, क्या सेंटर पर रहा कि बाहर चला गया, बाहर चला गया। कंडक्टर में यही चीज तो सीखने की बात है भाई, कि जो भी चार्ज आप कहीं पर भी रख दो कंडक्टर के अंदर, उसको उठा के सरफेस पे फेंक देगा। और ये बेटा सीखने वाली बात है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वही तो सीखो ना। आ जाओ, एक और को सीखते हैं। ठीक है, देखो आपने Q2 को उठाया, सामने क्या इंड्यूस किया, माइनस Q2। बाहर क्या, प्लस Q2। यहां क्या, माइनस Q2। अल्टीमेटली बाहर क्या चला गया, प्लस Q2। आई थिंक विजिबल हो रहा होगा, बाहर क्या चला गया, प्लस Q2। ये चार्ज भी बाहर चला गया। अब एक चीज तो तुमको समझ आ गया कि सर Q3 का भी वही होना है जो बाकी दोनों का हुआ है। क्या हुआ है बाकी दोनों, तो बेटा देख, माइनस प्लस Q3 है, क्या इंड्यूस होगा, माइनस Q3। अल्टीमेटली क्या चला गया, प्लस Q3। देख भाई, बाहर जो भी चार्ज तूने अंदर रखा, सारा का सारा चार्ज उठ करके कहां पर चला गया, सरफेस पे। कंडक्टर की पहली प्रॉपर्टी कि जो भी चार्जेस आप दोगे उसको, वो अंदर नहीं पड़ा रहेगा, वो उठ के सीधे सरफेस पे चला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, हमारे को जरूरत पड़ने वाला है जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालने की बात करेंगे। सिंस अभी जल्दी है तो बात करेंगे आगे। ठीक है, आज ही करेंगे भाई, इसी लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो थोड़े बहुत हैं हमारे को, उनको डील करने पड़ेगा। ठीक है, अब सीखो जरा क्या बोल रहा हूं। हमारे पास है 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स।
move out of body another second in every second, how much time it required to get a charge of 1 coulomb? सबसे पहले हम ये देखते हैं ना कि अगर 10 टू पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ये कितना चार्ज कॉज कर रहे हैं, क्योंकि हम पीछे ही तो पढ़ के आए हैं कि लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चार्ज। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, लूज हो रहे हैं, तो भाई चार्ज तो आएगा, पर कितना आएगा, ताकि उसके हिसाब से हम हिसाब लगा पाए कि 1 कूलम होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो बेसिकली हमने एक जो फॉर्मूला सीखा बेटा, क्या सीखा, Q इक्वल टू N इंटू E। N की वैल्यू बोल बेटा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं तेरे पास, 10 टू पावर 9। चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो कितने चार्ज आ गए, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 कूलम। अच्छा, इतने कूलम चार्ज कितनी देर में आ रहा है बेटा, एवरी सेकंड। तो इन, हाँ हाँ बोलो ना, इन 1 सेकंड। मेरे को कितने चार्जेस चाहिए, कितने चाहिए बेटा, 1 कूलम। अरे सही है क्या, तो यूनिटरी मेथड लगा लो कि 1 सेकंड में जो चार्जेस हैं, अच्छा टाइम पूछा है, ओके 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 भाई, यूनिटरी मेथड में सीख लेना कि जो तुमको निकालना होता है उसको राइट साइड में लिखते हैं। मेरे को क्या निकालना है, टाइम। क्या निकालना है, टाइम। तो चलो 1.6 कूलम चार्ज इन 1 सेकंड, वही यूनिटरी मेथड बचपन में बहुत किया होगा। तो 1 कूलम चार्ज कितनी देर में, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। हाँ क्या क्या बोलोगे, एक कूलम चार्ज के लिए इतने क्या लगने वाले हैं, सेकंड। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा आवर्स की, तो सेकंड को फिर आर में चेंज कर लेंगे। बोलेगा कि नहीं मंथ में बताओ, तो मंथ में कर लेंगे। अरे ठीक है, वो तो इजी है, समझ आ गया कि नहीं बेसिक कॉन्सेप्ट। अब चलो आगे, तीसरा मेथड है कंडक्शन। भाई मेरे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, सही है क्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे है, क्या है, सीखना बहुत जरूरी है। कंडक्शन के लिए पहली बात, 80% टाइम तो ये बोल देगा कि कंडक्शन कैसे हुआ, ठीक है। 20% टाइम वो लैंग्वेज में इनडायरेक्ट बोलने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले ये जो क्विज टाइप का ये जो गेम खेलता है हमारे साथ, पहले तो हम इसको डील करें। कैसे करेंगे, आज सुनो। कंडक्शन के लिए होगा क्या, ये एक कंडक्टर है। कंडक्शन मतलब किस में होगा, कंडक्टर्स में होगा। कंडक्टर्स कौन होते हैं बेटा, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो, जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्री पास दे। फ्री पास मतलब कम से कम रिपल्सन करें, उनको हम बोल देंगे कि हाँ, या कम से कम रेजिस्टेंस करें, उनको हम बोल देंगे कि यस कंडक्टर्स हैं। जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, उनको आप बोलते हो। अरे आप ही बोलते हो, अरे सही क्या बेटा, ठीक है। अच्छा, इन सब की बात करेंगे अगले चैप्टर में, जब करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। यहां पर हमारे को इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है कंडक्टर्स को, इतना सा इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफी है कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है क्या। चलो अब सुनो, अब अगर मैं बात करूंगा कंडक्शन की, तो देखो दो मेथड हैं, या मैं बोलूं दो तरीके हैं जो इसके बोलने का, कि आपको पहचानना पड़ेगा कि है कंडक्शन की नहीं है। ये पहली बॉडी थी, ये दूसरी बॉडी थी। अगर मैंने दोनों को एक वायर से जोड़ दिया, तो आप बोल दोगे कि यस इनमें कंडक्शन है। दोनों को मैंने कांटेक्ट में रख दिया, तो भी क्या हो जाएगा बेटा, कंडक्शन। समझ आया कि नहीं है। तो दो तरीके हैं बोलने के, इधर पुट इन कांटेक्ट और कनेक्ट देम बाय अ वायर, ठीक है सब। चलो ये तो हो गया। तो इसका मतलब दोज हु अलाउ फ्री पास टू इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर्स, यस, जो कि मेटल, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज जो भी होते हैं। दोज हु ऑफर, आफ्टर नहीं भाई, ऑफर ग्रेट रेजिस्टेंस इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स की बात कर लेंगे, ग्लास की बात कर लेंगे, नायलॉन, इन सब की बात कर लेंगे, ठीक है। वही जो तरीके मैंने बोले दो कि बॉडीज का तो कांटेक्ट में रख दो, इधर ज्वाइन देम बाय वायर, ये सेम सीन बन जाएगा। आई थिंक ये आपको क्लियर है। कंडक्शन पहले हमने बेसिक सीखा, आगे हम सीखते हैं, पर ये जो बेसिक पॉइंट थे इसके, आई थिंक ये तो क्लियर है, ठीक है बेटा। अब इसमें आगे देखते हैं अपन कि जो भी कंडक्टर्स हैं, अगर आपने उनको कनेक्ट कर दिया, देन दे विल बिहेव एज अ सिंगल कंडक्टर। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना। एक एनसीईआरटी की लाइन है, जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया कि कंडक्टर्स और इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बेटा जो भी हमारे पास कंडक्टर्स हो जाएंगे, लाइक देखो इस कंडक्टर को देखो और इस कंडक्टर को देखो, तो दोनों का पोटेंशियल कैसे होने वाला है, सेम। पोटेंशियल के लिए आगे पढ़ोगे, पर बेसिक फॉर्मूला देख लो भी। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर, ठीक है। तो आपने लिख दिया के क्यू, इसका चार्ज लिख दिया ए अपॉन आर ए, के क्यू बी अपॉन आर बी, ठीक है। अच्छा, के से के क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, क्यू ए अपॉन आर ए, क्यू बी अपॉन आर बी। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, जैसे इमेजिन करो, अगर इसको अपने 2 बोला, तो रेडियस भी कितनी कर दी, 2।
इसको 3 किया तो अल्टीमेटली इसको भी क्या कर दिया 3, इसको बढ़ा के आप 4 कर रहे हो, इसको भी 4 कर रहे हो, इसको बढ़ा के 5 कर रहे हो तो इसको भी 5 कर रहे हो। अल्टीमेटली जैसे जैसे क्यू चेंज कर रहे हो वैसे वैसे आर चेंज कर रहे हो, जैसे क्यू चेंज किया वैसे आपने आर चेंज किया। यार क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि चार्ज जो होगा क्या वो रेडियस के साथ में ही चेंज होता जा रहा है? यस, इसका मतलब आप बोल सकते हो क्यू प्रोपोर्शनल टू आर, क्यू प्रोपोर्शनल टू आर। ये हमारे को बेसिक एक हमारे को कॉन्सेप्ट मिल गया कि हम किसको डिवाइड करेंगे, चार्जेस को कैसे डिवाइड करेंगे। अब यार यहाँ पर डिवाइड करने का एक जो तरीका आता है इन चार्जेस को रेडियस के रेशियो में, ये इंपॉर्टेंट है सीखना। कैसे मैं बता रहा हूं, सुनो। खास बात है ये डिवीजन सिर्फ एक चैप्टर में नहीं लगेगा, ये बेसिकली 3 चैप्टर में काम आने वाला है। कल को जब आप करंट पढ़ोगे तो आपको वोल्टेज डिवीजन के लिए भी जरूरत पड़ेगी सेम, ठीक है। और अगर कैपेसिटर की बात करोगे तो वहां पर भी सेम डिवीजन की बात करने वाले हैं। तो इसको और यहां पर डिवाइड करने की बात कर ही रहे हैं, तो अल्टीमेटली 3 जगहों पर आ रहा है, तो बहुत ध्यान से समझो, ठीक है। चलो मैं एक छोटा सा ऐसा एग्जाम्पल देता हूं, बस समझना इसको, ठीक है। सुनो, मान लो कि मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास भाई 10 स्टूडेंट्स हैं और मेरे पास 50 टॉफीज है, 50 टॉफीज है। मेरे को बोला गया भाई 2 स्टूडेंट को कितनी मिलेगी, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो 2 स्टूडेंट को मिलनी है आउट ऑफ 10 इंटू कितनी टॉफीज है मेरे पास 50। बांटने का तरीका सीख लो बेटा। इसका मतलब जिसमें बांट रहे हो डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं। तो अल्टीमेटली अगर चार्ज को मैं रेडियस के रेशियो में बांटूंगा तो सबसे पहले रेडियस किसका लिखूंगा, जिस पर मेरे को चाहिए, क्योंकि ऊपर तो मैंने 2 स्टूडेंट बोला तो उसी पर जिस पर चाहिए उसको लिखा ऊपर, नीचे टोटल स्टूडेंट्स, तो यहां पर नीचे कौन सी रेडियस लिखूंगा, टोटल रेडियस, इनटू किसको बांट रहे हो, चार्ज को बांट रहे हो। यार समझ आए कि नहीं, तो यहां पर आपने टोटल चार्ज को लिखने का है बेटा, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे क्या होगा और सीखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, खास बात है ये क्वेश्चन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जेई में भी आया हुआ है और नीट में भी 2 से 3 बार आया हुआ है, जेई में भी 2 से 3 बार आया हुआ है, ठीक है। और खास बात है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो हमें तो सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे बांटेंगे कैसे करेंगे, आ जाओ देखो। स्फीयर है हमारे पास, एक का रेडियस है आर, दूसरे का रेडियस है 2r, इट्स ओके। रेडियस मैंने लिख दिया आर, इसका रेडियस मैंने कितना बोल दिया बेटा 2r, ठीक है। आर गिवन स्मॉलर स्फीयर हैविंग q चार्ज एंड अदर हैव 3q चार्ज, इट्स ओके। q चार्ज है 3q चार्ज है, अभी तक हमारे को ये नहीं बोला कि करना क्या चाह रहा है। दे आर ज्वाइंड बाई वायर, यस। इसका मतलब हमारे को बोल दिया कि सर क्या होने वाला है, तो बेटा क्या होने वाला है, यहाँ पर कंडक्शन होने वाला है। आई थिंक अब हमारे को समझ आ गया है। अच्छा हम बांटने कैसे जा रहे हैं, तो क्या बोल रहे हो, क्यू प्रोपोर्शनल टू क्या बोलोगे बेटा, आर, सही क्या। अब सीखो जरा, क्यू प्रोपोर्शनल टू चार्ज प्रोपोर्शनल टू अपने रेडियस तो बोल दिया, देखो इसके रेडियस के रेशियो में बांटोगे आप तो ऊपर किसका रेडियस लिखोगे, ये वाला। नीचे टोटल रेडियस कितनी, तो क्या बोलोगे बेटा आर प्लस साथ में कितना बोल दोगे आप 2r, इनटू कितने चार्जेस को बांट रहे हो, तो 3q एंड q कितना लिख दोगे बेटा 4q। अरे बोलो भाई। अच्छा r ये कितना हो गया 3r अपॉन r, r से r हो जाएगा कैंसिल, क्लियर है क्या। तो कितना हो जाएगा बोलो, चलो डिवाइड करते हैं इसको, देखते हैं क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3 इंटू 4q, यानी कितना आ जाएगा 4q अपॉन 3। अब चाहे तो ऐसे ही बांट दो कि टोटल 3q है, 4q अपॉन 3 इस पर आया तो बचा हुआ इस पर आ जाएगा, नहीं है तो इट्स ओके लिख लेते हैं। ऊपर कितना लिख दोगे 2r, नीचे कितना आ गया बेटा 3r, इंटू टोटल चार्ज कितना है हमारे पास 4q है, क्लियर है कि नहीं। r से r कैंसिल, कितना 8q अपॉन 3 यहां पर आ गया। जो मर्जी आए हम लिख लेंगे, हमारे को कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है हमारे पास डिवाइड करने का। आई डोंट थिंक इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट होगा। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं अच्छे से। अब चलो आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, टू चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 आर कनेक्टेड बाय वायर। कनेक्टेड बाय वायर से हमारे को यह पता चल गया कि भाई कंडक्शन होने वाला है, ठीक है। रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज, अब ये बात आपको थोड़ा 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 पहले सीखना पड़ेगा, ठीक है। देखो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। पर हमारे को बोल रखा सरफेस चार्ज डेंसिटी, बेटा कहीं कहीं वो तुमको एरिया की बात कर रहे हैं। अरे सरफेस सरफेस एरिया, समझ आए कि नहीं, ठीक है। आपने क्या बोला कि अगर कंडक्टर्स को कनेक्ट करोगे तो इनके पोटेंशियल क्या हो जाएंगे सेम, क्या बोल दिया आपने v1 इक्वल टू v2। अभी तो आपने सीखा k q1 अपॉन साथ में क्या बोल दोगे इसको r1 इक्वल टू, इसको क्या बोलना है आपने
के Q2 अपॉन क्या बोलोगे R2 के से के क्या हो जाएगा कैंसिल। बात ये है ना, बात ये है कि मेरे को चार्ज नहीं चाहिए मेरे भाई, चार्ज डेंसिटी चाहिए। अगर मैं चार्ज डेंसिटी सिग्मा की बात करूंगा तो होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो क्यू को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ बेटा, सिग्मा इंटू एरिया। सर क्यों कर रहे हो ऐसा, अरे भाई मेरे को सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू का रेशियो चाहिए ना, मैं क्यों ना करूं। चलो आ जाओ, Q1 की जगह पर क्या लिख सकता हूं बोलो, सिग्मा वन इंटू रेडियस पहले का कितना हो जाएगा तो क्या लिखोगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी तो क्या बोलोगे बेटा 4 पाई r1 का स्क्वायर अपॉन क्या बोल दिया आपने r1। बोलो भाई, अरे ये के क्यू अपॉन r1। Q2 की जगह पर क्या लिखोगे सिग्मा टू, अच्छा के तो कट ही गया था, इंटू हाँ 4 पाई r2 स्क्वायर अपॉन साथ में क्या बोल दोगे R2 से R2 कैंसिल हो गया बेटा, R1 से R1 कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, क्या आया आपके पास सिग्मा वन इंटू R1 इक्व टू सिग्मा टू इंटू R2। तुमको क्या चाहिए बेटा सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू, देखो सिग्मा वन अपॉन सिग्मा टू। अब जिसको भी ऐसे लिखने में दिक्कत आती है तो देखो सिग्मा वन के साथ में R1 आ रहा है तो बेटा R1 को लिख दो नीचे, ऊपर क्या आ गया तुम्हारे पास R2। क्या आंसर आ जाएगा आपके पास R2 अपॉन R1। आई थिंक ये तो बेसिक क्लियर है यार, सही क्या, आगे बढ़ जाए बेटा। ठीक है, अब इन्होंने एक और क्वेश्चन दे रखा है हमारे को, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। अब एनसीईआरटी जो बात बोलती है कि कप ऑफ वाटर का मतलब होता है जो इन जनरल होता है कि 250 ml वाटर। अच्छा वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है तो मैं इसको 250 ग्राम ऑफ वाटर भी बोल सकता हूँ, 250 ग्राम ऑफ वाटर, नो इशू नो इशू, आप कर सकते हो इसको। ठीक है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचता हूं तो पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से आया, ड्यू टू प्रोटॉन्स। नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आया, ड्यू टू क्या, इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे को सबसे पहले ये फाइंड करना है यार कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है कितने कितने। चलो सबसे पहले H2O को लिखते हैं अपन, ठीक है, डिकोड करो इसको। हाइड्रोजन मतलब कितने प्रोटॉन हो गए, 2 प्रोटॉन, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ही जो एटॉमिक नंबर जो होता है, ठीक है, वही जो होता है हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो 2 प्रोटॉन इसके, एटॉमिक नंबर 2 मतलब एक एक मिलके हो गया, और इसका कितना हो जाएगा बेटा 8 प्रोटॉन। टोटल मेरे पास कितने प्रोटॉन्स आ गए पहले तो ये बताओ, 10 प्रोटॉन्स आ गए। इलेक्ट्रॉन सर्च करूं, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो 10 प्रोटॉन है बेसिकली। इसकी बात करूं तो 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने बेटा हो गए हमारे पास, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो। ठीक है, इसका मतलब मेरे को एक चीज तो समझ आया कि अगर मैं 1 मोल लिखूंगा H2O का तो इसमें 10 प्रोटॉन आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, कोई एक निकालेंगे दूसरा भी उसके बराबर हो जाएगा। पर वो निकाले कहां से, यही तो दिक्कत है। क्या आपने पढ़ा था मोल का फॉर्मूला, हाँ बोलो, वेट अपॉन, हाँ बोलो ना, मॉलिक्यूलर वेट। क्या इसी का फॉर्मूला आप N अपॉन Na भी तो पढ़ सकते हो, अरे पढ़ सकते हो क्या बेटा, यस। तुमको नंबर ऑफ यही तो चाहिए था, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो क्या चाहिए, सबसे पहले मोल लिखो। मोल को कैसे लिखोगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। 250 ग्राम में 1 कप की, तो वेट तो कितना हो गया 250 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट वाटर का 18, ऑक्सीजन का 16, इसका 2 इक्वल टू क्या बोलोगे N अपॉन Na, कितना 6 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा बेटा 23। नंबर ऑफ एटम्स यहाँ से निकाल लेंगे, तो n की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, हाँ बोलो 250 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर 23 अपॉन 18। बेटा मेरे ये 1 मोल में है और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं, पर मेरे को पता है कि 1 मोल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 10 प्रोटॉन्स, चाहे इसी को 10 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई थिंक जितना भी मैंने ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी आपको सुनाई, आपको क्लियर है। ठीक है, चलो अगला टॉपिक है हमारे पास कूलॉम्स लॉ। इसके बारे में कुछ बातें करूंगा, 2-3 बातें एक्स्ट्रा करूंगा, वो आपको जानने का है। क्या बातें करना चाह रहा हूं, सुनो। देखो, अगर मैं सबसे पहले कूलॉम्स लॉ की बात करूं तो ये है एक म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स। सर कुछ भी बोल देते हो आप बीच में, नहीं बेटा सुन तो सही। देख, म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स मतलब देख, कभी भी 2 बॉडीज होंगी हमारे पास, उन 2 बॉडीज के बीच में जो इंटरेक्शन से जो फोर्स आएगा हमारे पास, दैट इज म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स। क्या मतलब है, सुनो। तुम्हारे पास 2 चार्जेस हैं और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपके पास गिवन है r। ठीक है, फाइन।
तो ये जो फोर्स होगा दोनों के बीच का, इनके चार्जेस के बीच के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यानी F प्रोपोर्शनल टू अगर मैं बोलूंगा तो क्या बोल दूंगा, Q1 Q2 अपॉन साथ में क्या आ जाएगा बेटा, R स्क्वायर। एक बात यहां पर ध्यान रख लेना कि कूलॉम्स लॉ कब लगेगा, या तो बॉडी सिमेट्रिकल हो, बॉडी सिमेट्रिकल हो, और बेटा सिमेट्रिकल बॉडी होने के लिए हमारे को इसको कंसीडर करना पड़ेगा बेटा पॉइंट चार्ज। सिमेट्रिकल होने के लिए फिर से बोल रहा हूं कि तुमको कंसीडर करना पड़ेगा इसको पॉइंट चार्ज। ठीक है, पहला पॉइंट तो हमारे को यही समझ है कि कौन सा फोर्स हो, म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स। एक और बात मैं कह दूं, सुनोगे क्या, देखो जो ये म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स है ये तो है ही है, साथ में बेटा ये है सेंट्रल फोर्स। सर सेंट्रल फोर्स क्या भला है, जल्दी से आजा देखते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं, लेट ना हो जाए हम। देख तेरे पास दो चार्ज है, इसको बोल दिया Q1, इसको बोल दिया मैंने Q2। मेरे को पता है कि अगर ये इसको रिपेल करेगा तो इस तरफ फोर्स लगाएगा, इधर भी लगा सकता है, इधर भी लगा सकता है। इसका मतलब ये जो लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं, यानी जिस लाइन पर फोर्स लगता है वो बॉडी से पास हो, सेंटर से नहीं। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, बॉडी से पास होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी पूरा पैराग्राफ लिखती है बेटा, एग्जामिनर की नजर पड़ सकती है। सही है क्या, ठीक है। सुन, इसका मतलब अगर कुछ ऐसे जो लाइन ऑफ एक्शन है अगर वो बॉडी से पास होगी तो तेरे को इसको बोलना है सेंट्रल फोर्स। सही है क्या, कंजर्वेटिव तो है ही है, क्यों, क्योंकि कोई लॉस नहीं करता। चल छोड़, वो बात की बात है। अभी बता ये चीज क्लियर है कि नहीं, ठीक है, अब इसको छोड़ो, ये तो साइड में था। F प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो चार्ज पार्टिकल्स है दोज आर टेकन एज पॉइंट चार्जेस, टेकन एज पॉइंट चार्जेस। ठीक है, प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए भाई हम कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाएंगे, क्या बोल देंगे बेटा, K Q1 Q2 अपॉन क्या बोल देंगे, R स्क्वायर। K की जो वैल्यू होती है दैट इज 9 × 10⁹ हाँ बोलो क्या हो जाएगी, यूनिट कैसे निकालोगे, तो K के लिए क्या लिखोगे, F R स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। चार्ज के लिए तो आप कूलाम पढ़ के आ चुके हो, तो चार्ज का स्क्वायर हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। भाई डायमेंशन भी निकालना सीख लो इसका। न्यूटन, न्यूटन के लिए क्या लिखोगे बेटा, हाँ बोलो ML/T-2। मीटर स्क्वायर की जगह पर क्या लिखोगे, L स्क्वायर। हाँ कूलाम के लिए मैंने सिखाया था, हाँ क्या, A²T², अरे AT का L स्क्वायर बेटा। ठीक है चलो आजा, क्या लिख दोगे, ML3। T देखो T+2 है, ऊपर जाकर के -2, कितना बोलोगे, -4। ML3 T-4 और A कितना हो जाएगा, -2। ये बेटा आपको निकालने आना चाहिए। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं निकालने आना चाहिए, फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बन जाएगा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम विद इट। ठीक है, चलो ये तो हमारे पास हो गया। अब अगला अगर मैं बात करूं तो यहीं पर एक टर्म आ रही थी, एप्सिलॉन नॉट। इसको बोल रहे थे क्या, परमिटिविटी। कंफ्यूज नहीं होना, मैग्नेटिज्म में परमिएबिलिटी बोलते हैं उसको, म्यू नॉट। ये परमिटिविटी है भाई मेरे, इसका भी डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितना हो जाएगा, 8.85 × 10⁻12। यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर वही डायमेंशन हम निकाल लेंगे, क्या बोल दूं इसके लिए, A² T²। हाँ चलो, न्यूटन के लिए ML/T-2, डब्बा लगाना ना बोले भाई यहाँ पे। मीटर स्क्वायर के लिए क्या बोल दोगे, L स्क्वायर। ठीक है, चलो अब ये तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। पर एक बात बताओ ना, जब तुमने इसको पीछे देखा, देखो K जो है तो कांस्टेंट है, कोई वेक्टर को बता नहीं रहा। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, शुरू में ही सीखा, किसी भी का भी स्क्वायर कर दोगे तो वेक्टर है तो भी भाई स्केलर हो जाएगा। अल्टीमेटली यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो वेक्टर को बता सके। तो अल्टीमेटली ये जो कूलॉम्स लॉ आपने पढ़ा है, ये कौन सा फॉर्म है, स्केलर फॉर्म है भाई मेरे, वेक्टर फॉर्म तो भी बाकी है। और ना सीखते हैं। ठीक है, अब सुना, अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूं तो कहीं ना कहीं मेरा मोटिव है, मेरा टारगेट है, जो मैं चाहता हूं कि वेक्टर लगे। अब ध्यान से सुना, तुम्हारे पास बेटा, तुम्हारे पास बेटा दो चार्ज हैं, एक चार्ज है आपके पास Q1, दूसरा चार्ज है Q2। एक जो लॉ है, किसी को कुछ आता हो नहीं हो, एक बात सबको आती है, दैट इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, सबको पता है। तो मैं यहीं पर उसी नॉलेज को, आपकी उसी इंफॉर्मेशन को मैं यूज करना चाहता हूं। सुनना, क्या मैं बोलूं कि Q1 Q2 दोनों का ही जो चार्ज है, मुझे नहीं पता कैसा है, पर मुझे ये पता है तो एक जैसा है। ठीक है, अब सुनो, इस Q1 वाले को क्या Q2 वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। पढ़ना सीखो इसको, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो इस वाले पर फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। अरे यार समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अब चलो, इसको तुमने कैसे मिलाया, देखो ओरिजिन से इसका पॉइंट ऐसे है, इसका पॉइंट ये ऐसे है, और ये इनिशियल से लेकर के फाइनल तक हमने एक लाइन खींच दी दोनों को मिलाने के लिए।
अब यहीं पर एक मैं तुमको सिखाता हूं बेटा ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ हमारे को कहां पर सीखा था? वेक्टर में। पर काफी टाइम हो गया, आपको तो सालों बीत गए, तो ठीक है, आ जाओ मैं दोबारा से सिखाता हूं, सुनना। सुनना बेटा, अगर आपने दो वेक्टर्स को इस तरह से जोड़ा और तीसरे को ऐसे जोड़ दिया, सुनना बेटा, देखो अगर मैं इसको ए बोल रहा हूं, इसको बी बोल रहा हूं, देखो इन दोनों का अगर मैं रोटेशन देखूं तो कैसे आ रहा है बेटा? क्लॉकवाइज। इसका रोटेशन जस्ट कैसा आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब अगर मैं बोलूंगा कि जो दोनों एक सेंस में होंगे उनका सम तीसरे के बराबर हो जाएगा। और यहां पर देखो ए और बी को अगर या जिनको भी जोड़ रहा था, टेल टू टेल मैंने जोड़ा है, ये हेड टू टेल जोड़ा है भाई, मेरे हेड टू टेल जोड़ना पड़ा है क्योंकि ए और बी को तुम जोड़ रहे थे, देखो यहां से इसका हेड, यहां से टेल। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल लॉ में क्या बोलोगे आप, क्या बोल सकते हो आप, क्या बोला आपने? ए प्लस बी कुछ तो क्या बोल सकते हो आप? सी। इसी तरह से चलो, अब ये तो हमारे पास बेसिक हो गया, अब हमने इसको सीख लिया है। अच्छा फिर से बोल रहा हूं, टेलीग्राम में लिंक है, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं सारा कुछ, ठीक है। चलो ये तो हमने सीख लिया। अच्छा यार मिटाना नहीं है, ठीक है। अब सुनो, तो आपने देखो यहां पर क्या बोला? R1, देखो यहां पर क्या बोला आपने? R1, R1, और देखो ये R21, देखो दोनों का रोटेशन सेम है बेटा, दोनों ऐसे घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, और ये वाला जस्ट कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब अगर मैं इसको लिखने की भी कोशिश करूं तो R1 प्लस R21 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? R2। यहां से आपने सीखा वेक्टर का ट्रायंगल लॉ मैंने लगाया। मैं भाई मैं डील करने जा रहा हूं वेक्टर फॉर्म को। पहले सबसे पहले मैंने क्या किया कि फोर्स तो मेरे को पता था, के की वैल्यू जो होती है कितनी होती है? 1/4πε0। तो आपने वो तो लिख दिया, के की वैल्यू 1/4πε0। अच्छा एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिबिलिटी? नहीं मेरे बेटे, क्या? परमिटिविटी। इक्वल टू क्या बोलोगे? Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, क्योंकि जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है दैट इज R21। सही है क्या? यानी पोजीशन ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू कहां से? 1, ठीक है। अब आपने ये तो लिख दिया, मैंने बोला था कि यार इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो वेक्टर को बताए, तो वेक्टर को बताने के लिए आपने किससे मल्टीप्लाई कर दी? यूनिट वेक्टर। सर यूनिट वेक्टर से ही क्यों किया? बेटा सुन, यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड है 1। इसका मतलब कि अगर मैं यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई करूंगा, तो कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर एक फायदा तो हो रहा है ना, डायरेक्शन आ जा रही है। और डायरेक्शन का आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। क्या बोल दिया हमने? R21 से मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा फोर्स साउंड क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? 2 ड्यू टू 1। यार सुनना, अगर तूने ही तो बोला था कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इसका मतलब है कि अगर मैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 भी बोलूं तो मैग्नीट्यूड तो सेम है। तो सर गड़बड़ क्या है? अरे सुनना, क्या बोला था तूने? इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन बेटा, तो ये एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स है, तो अगर तूने एक को एक्शन बोला तो दूसरे को क्या बोलना पड़ेगा? क्या? रिएक्शन और क्या? ठीक है। तो इसका मतलब आपने क्या बोल दिया? R21 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? R12 से। सही है क्या? 1/4πε0 Q1 Q2/R12 का होल स्क्वायर, यहां पर R21 का होल स्क्वायर बोल दिया। और मेरे को पता है कि F12 जो होगा, क्या वो माइनस F21 के बराबर हो जाएगा? यस, एवरी एक्शन हैज बिकॉज इक्वल एंड ऑपोजिट। आई डोंट थिंक सो कि इसमें किसी भी तरह की तुमको कोई समस्या है। नहीं ना? ठीक है। अगला फिर वही इन्होंने लिख रखा है कि R21 इक्वल टू R2 माइनस R1। अगर यहीं पर मैं देखूं तो आपने क्या लिख रखा था? R1 प्लस R21 इक्वल टू जो हमारे पास आया दैट इज R2। हमारे को किसका वैल्यू पूछा है? R21। तो R21 किसके बराबर हो जाएगा? R2। इसको यहां ले आओ, R2 माइनस R1, वही चीज लिख रखा है। तो R12 के क्या लिखोगे? R1 माइनस R2, और यही हो जाएगा माइनस R21। याद करो, R12 की डायरेक्शन इधर से इधर होती थी, R21 की इधर से इधर, बस इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है। अगला बेटा हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब है? बहुत अच्छे से क्लियर करो इसको। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनेंगे कि इसको क्लियर कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे। ध्यान से सुनना। देखो, कोई भी चार्ज अगर किसी जगह पर प्रेजेंट है, नॉट नेसेसरी कि ये सेंटर पर हो, बस मैं मान रहा हूं कि चार्ज कहीं पर भी अगर प्रेजेंट है तो भाई मेरे वो बैठा नहीं रहेगा, वो अपने चारों तरफ माहौल बनाएगा।
उस माहौल का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब सर कहना क्या चाहते हो? बेटा सुनना, कोई चार्ज है, वो अपने चारों तरफ माहौल बनाएगा। जैसे तुम लोग बनाते हो, ठीक है? माहौल बनाओ, इट्स ओके। पर भाई पढ़ने पे भी हमारे को थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा और, ठीक है? चल कोई नहीं, इट्स ओके। बोरिंग बातें नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी चार्ज है अपने चारों तरफ माहौल बनाएगा और उस माहौल का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। पर ये फील्ड कितनी स्ट्रांग है ये चार्ज नहीं बता सकता। मैं चार्ज हूँ, मैं बता रहा हूँ कि यस मेरे चारों तरफ फील्ड बन चुकी है। पर वो फील्ड कितनी स्ट्रांग है ये मैं नहीं बताऊँगा, दूसरा चार्ज बताएगा। तो सर करें क्या? सुनना, कुछ मत कर। एक तो यहां पर टेस्ट चार्ज रख दे, प्लस क्यू नॉट। जो टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा यूनिटी होता है, यूनिट होता है। ठीक है? इसका मतलब अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो जो भी टेस्ट चार्ज कभी भी मिलेगा, एक तो पॉजिटिव, दूसरा यूनिट हमेशा होगा। तो फायदा क्या है इसका? सुनना बेटा, अगर इसने फील्ड बनाया है क्यू वाले ने, तो इस फील्ड में इसको ये फोर्स एक्सपीरियंस कराएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल करके दूर भगा देगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज था तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। अल्टीमेटली जो टेस्ट चार्ज है उसको फोर्स तो फील होना चाहिए, और वही फोर्स कितना फील हुआ इसी को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है? इसकी डायरेक्शन देखो, क्या इस तरफ से इस तरफ हो जाएगी? देखो, क्या इसी को मैं पोजीशन वेक्टर बोल सकता हूं? यस, क्योंकि ये जो प्लस क्यू वाला चार्ज है वही तो इस प्लस क्यू वाले को, प्लस क्यू नॉट वाले को रिपेल करके देगा। तो इसको तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये टेस्ट चार्ज को रिपेल कर रहा है। ठीक है, बोल दो। क्या मैं बोल सकता हूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बोलो तो क्या फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट यूनिट चार्ज इन फील्ड ऑफ दिस चार्ज, यस फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। तो ये जो डेफिनेशन है किसकी डेफिनेशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं द फोर्स experienced by unit charge in external electric field of other charge। तो सर जो ये टेस्ट चार्ज है या यूनिट चार्ज जो आप नाम ले रहे हो, क्या इसकी कोई फील्ड नहीं होती? क्या होती है बेटा? इसके कंपेयर में हम इसको बहुत छोटा लेते हैं ताकि जो इसकी फील्ड है लिटरली इसके कंपेयर में नेग्लिजिबल हो। समझ आए कि नहीं? फिर से बोल रहा हूं, चार्ज है तो फील्ड तो आएगा। ठीक है, अब सुनो, अदर चार्ज ये हमारे पास हो गया, तो इसका डेरिवेशन देखो, या डेरिवेशन तो क्या ही देखोगे, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपने क्या बोला? फोर्स प्रोपोर्शनल टू किसने एक्सपीरियंस किया? क्यू नॉट ने एक्सपीरियंस किया। फोर्स तो तुम लिखना जानते हो, हाँ क्या लिखोगे बेटा? के क्यू, हाँ बोलो, प्लस क्यू नॉट अपॉन क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर। पर यार इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा, तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? आर कैप, मैंने बोला ही अपॉन। अच्छा ये भी तो रह गया प्लस क्यू नॉट, प्लस क्यू नॉट से प्लस क्यू नॉट क्या हो गया बेटा? कैंसिल। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है आपके पास क्या उठ के आ गया? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है बेटा। यूनिट वेक्टर को ओपन करना सीखो। के क्यू ये होता है बेटा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यूनिट वेक्टर को ओपन करने का तरीका है वेक्टर अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड इंटू आर, क्या लिखोगे? के क्यू आर वेक्टर अपॉन क्या बोलने वाले हो? आर क्यू। किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं। थोड़ी सी और बात करूंगा तो यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स के लिए अगर मैं देखूं, ध्यान देखना यूनिट और डायमेंशन इंपॉर्टेंट है इसकी दोनों की। फोर्स के लिए आप क्या लिखते हो? न्यूटन। चार्ज के लिए क्या लिखोगे बेटा? कूलम। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है, नो इशू। अब डायमेंशन देखो इसकी, अगर डायमेंशन देखो तो न्यूटन के लिए क्या लिखोगे? हाँ बोलो ना, mlt-2। कूलाम के लिए क्या बोलोगे बेटा? 80। चलो कैसे लिखोगे? हाँ बोलो, ml यू +1 है, ऊपर जाएगा -3 और a -1। आई थिंक ये क्लियर है क्या? अच्छा क्वांटिटी कैसी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होती होगी। यस, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सर कैसे पता चलेगा हाई पोटेंशियल किधर है, लो पोटेंशियल किधर है? बेटा सुन, अगर तूने
तूने अगर प्लस क्यू चार्ज उठाया तो बेटा सुन, ये इसके चारों तरफ जो पोटेंशियल बनेगा दैट विल बी हाई पोटेंशियल। इसका मतलब फील्ड लाइन, अच्छा, और दूर कौन सा बनेगा, लो पोटेंशियल, पास कौन बनेगा, हाई पोटेंशियल। फील्ड लाइंस चलेंगी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर तूने नेगेटिव चार्ज उठा लिया है, नेगेटिव चार्ज उठाया है, तो देख इसके चारों तरफ जो फील्ड बनेगा कौन सा बनेगा, लो पोटेंशियल। बाहर कौन सा बनेगा, हाई पोटेंशियल। फिर ये चला जाएगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अल्टीमेटली अगर पॉजिटिव है तो अबे जाएगा, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स आएगा। सही है क्या? बताओ, अब जो भी आपने लिखा ये 2 नंबर के लिए या 3 नंबर के लिए भी सफिशिएंट है जो न्यूमेरिकल्स आएगा। एक चीज जो मैं तुम्हारा ध्यान तुम्हारे इस तरफ लाना चाहूंगा बेटा, वो ये है कि जो अल्टीमेटली इसमें क्यू बचता है, जो क्यू बचेगा, जो क्यू बचेगा, ये क्यू वो चार्ज होगा जिसकी फील्ड थी। तुम्हारे को कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा कि ये 3 कूलम चार्ज की फील्ड बनी है, मैंने उसमें 1 कूलम को रखा। मत सोच, 1 कूलम कोई नहीं पूछ रहा तेरे को, मतलब सिर्फ उस कूलम से है या उससे मतलब है जिसकी फील्ड बनाई थी, बाकी उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सही है क्या? ठीक है, चलो ये तो आपने देख लिया, अब आ जाओ आगे सीखते हैं। आई डोंट थिंक बेटा कोई दिक्कत है इस जगह पर। अब सुनो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का तरीका एक तो है कि मैंने फॉर्मूले से बता दिया। अगर मेरे को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो मेरे को फिर बनानी पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बनानी पड़ेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब वो लाइंस को कैसे बनाना है, कैसे मेरे को डील करना है, वो तो मेरे को सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आ जाओ सीखेंगे यार, उसीलिए तो बैठे हैं। अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर लाइंस एक इक्वल सेपरेशन पर आ रही हैं, इक्वल सेपरेशन पर आती जा रही हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बनेगी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म। इसका मतलब लाइंस बिल्कुल इक्वल सेपरेशन पर आ रही है, इसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया, तो आप इसको बोलोगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वो है बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहां पर देखो, तो ये लाइंस थोड़ी थोड़ी गैप में आ रही है बीच में, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। ठीक है, आपने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर चलेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चलेगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि पॉजिटिव से नेगेटिव भी चल सकता है? यस, पॉजिटिव विल आल्सो कॉल्ड हाई पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट कैसे, नेगेटिव पर। ठीक है, इफ देयर इज नो चार्ज बिटवीन दे ऑल, या दे विल बी कंटिन्यूअस। क्या मतलब है? अगर मैंने एक क्यू चार्ज उठाया, प्लस क्यू चार्ज, देखो फील्ड लाइंस कंटिन्यू 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 बेटा जाती जाएंगी, कंटिन्यू जाती जाएंगी। सही है क्या? फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अरे भाई मेरे, फील्ड लाइंस क्या बता रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को। आपने बोला कि वेक्टर क्वांटिटी है, यस, चल आ जाना इस पॉइंट पर। अगर मैं तेरे को बोलूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन आ गई, अगर इसको तूने E1 बोला तो इसको तूने E2 बोला। बता, क्या एक ही जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो दो डायरेक्शन में हो सकता है क्या? क्या एक ही जगह पर फील्ड जो है वो दो दो डायरेक्शन में हो सकता है क्या? नहीं बेटा, दो दो जगह पर नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करने वाली है। आई थिंक ये पॉइंट भी आपको क्लियर है। ठीक है, अच्छा, ये कभी क्लोज लूप नहीं बनाती। आजा अभी तेरे को थोड़ा सा एक गलत फहमी करवाता हूं बेटा। देख, फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलेंगे, नेगेटिव पे आके खत्म हो जाएंगे। यस, तूने भी बोला पॉजिटिव से आएंगे सर, नेगेटिव पे खत्म होंगे, हो जाएंगे, पॉजिटिव से आएंगे, नेगेटिव पे खत्म हो जाएंगे। सर ये क्लोज लूप क्यों नहीं बन रहा, आपको दिख नहीं रहा क्या? अरे बेटा सुन, क्लोज लूप तब बनेगा जब ये लूप घूम करके जावे यहां पर ऐसे कंप्लीट हो, और वहां पर ये इसको वायलेट कर देंगे, क्योंकि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल तो आई, ये लो टू हाई नहीं जाएंगी, हाई टू लो आएंगी। तो ये क्लोज लूप नहीं बना रही, जो तेरे को दिख रहा है गलत फहमी हो रही है। अरे समझ जाए कि नहीं है बेटा, सुन। और अगर यहीं पर पॉजिटिव पॉजिटिव की बात करें तो देखो, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस अबे जाती हैं, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस अबे जाती हैं, यहां पर भी फील्ड लाइंस अबे जाएंगी, यहां पर भी फील्ड लाइंस अबे जाएंगी, यहां पर भी सॉरी सॉरी सॉरी, कट नहीं करना, कट नहीं करना बेटा, काटने का नहीं है। ठीक है, बोलो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। अगेन वही, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे आ गई, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे आ गई। भाई ये कट नहीं करा है, ये दूसरे का फील्ड बना दिया बस। ये इस तरह से हो जाएगा, नेगेटिव में से टुवर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाई टू लो चल जाएंगे। बोलो इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, दिस फॉलो द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने शुरू में ही तो बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को, या मैं बोलूं कूलम्ब फोर्स कौन से नेचर का, कंजर्वेटिव।
इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो हमने फोर्स लगाया था वो भी कौन सा लगा था? कूलम्ब फोर्स। तो ऑब्वियसली ये भी कंजर्वेटिव नेचर का हो जाएगा क्योंकि कूलम्ब फोर्स भी कंजर्वेटिव होता है, रहता है वो तो सेंट्रल भी होता है, तुम तो जान चुके हो। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, भाई मेरे कुछ नहीं, बकवास है। जो पिछला डेरिवेशन निकाला ये 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 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ही था। तो दोबारा से उसको सीखने का जरूरत नहीं है, आपने ये सारी राम कहानी पहले ही सीख चुकी है। ठीक है, अब आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ध्यान से सुनना बेटा, ये है मेरे पास कोई एरिया, ये एरिया ऐसे है और ये सोर्स है, जो चार्ज है, सोर्स चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को निकाल रहा है, एमिट कर रहा है। यहां से फील्ड लाइन निकली, देखो एंटर की इसमें, मान लो 10 लाइंस आ रही हैं, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, पासिंग थ्रू एन यूनिट एरिया, तो बेटा इसी को बोल देंगे फ्लक्स। बेसिक डेफिनेशन। इसका मतलब सर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगे तो आप क्या बोलोगे? क्या क्या मैग्नेटिक फ्लक्स आगे बोलोगे। अगर लाइट इंसिडेंट होती हुई आई तो क्या बोलोगे? हाँ बोलो। वहां पे ल्यूमिनस फ्लक्स यूज करेंगे, ऐसा कुछ करना है। चलो वो बात की बात है, पहले हम इसको डील कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन बोलो तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दैट पॉइंट। क्या मतलब है पहले इसको सीखो, वो बकवास है। फील्ड लाइंस इस परपेंडिकुलर एरिया पर जितना इंसिडेंट हो रही है, आपने उसको फ्लक्स बोला। इसका मतलब अगर इस एरिया को मैं थोड़ा सा चेंज करूं, देखो 10 लाइंस आ रही थी, अब लाइंस कुछ हैं जो बगल होके चली जाएंगी, इसका मतलब फ्लक्स में क्या आया? चेंज, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो किसी एरिया से पास हो रही थी उनमें क्या आया? चेंज। आपने ऐसे कर दिया और कम हो गई, आपने ऐसे कर दिया बिल्कुल नहीं गई। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे ऐसे चेंज करता जाऊं तो इसका मतलब क्या हो रहा है? फ्लक्स में क्या हो रहा है बेटा? चेंज। और अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ फ्लक्स कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। और क्या फ्लक्स कांस्टेंट चेंज करने की यही तरीके हैं? एरिया बदल के नहीं, इसके चार्ज की वैल्यू को चेंज करते जाओ तो भी फ्लक्स बदलता जाएगा। ये आपको यहाँ पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है दोबारा से, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस होता है। आगे की बात है, पहले हम इसको सीख लेते हैं स्टिक टू पॉइंट। अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से फील्ड लाइंस दूर जा रही हैं, डेफिनिटली बेटा हाई टू लो पोटेंशियल जा रही हैं, तो पक्का ये चार्ज कैसा होने वाला है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इसके पास कौन सा पोटेंशियल? हाई पोटेंशियल। दूर कौन सा बेटा? लो पोटेंशियल। ठीक है, चलो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज था, फील्ड लाइंस दूर गई, पॉजिटिव चार्ज था, फील्ड लाइंस दूर गई। ठीक है, यहाँ पर देखो प्लस क्यूब माइनस क्यू उठाया आपने, प्लस से फील्ड लाइंस दूर जा रही है, प्लस से आकर के नेगेटिव पे खत्म हो रही है और नेगेटिव की तरफ फील्ड लाइंस आ रही है। यहाँ सारी फील्ड लाइंस इसकी तरफ आ रही है, तो ये चार्ज डेफिनेटली कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत है, क्योंकि पीछे तो पढ़ के आ चुके हो आप इसको। ठीक है, अगला अब ध्यान से सुनना बेटा। सबसे पहले इसको देखते हैं, इसका क्वेश्चन कहाँ गया? ठीक है, अब देखो अगर फ्लक्स को अपन देखेंगे, पहले इसको कर लेते हैं फिर क्वेश्चन को करते हैं। फ्लक्स जो होगा बेटा हमारे पास, ध्यान से सुना, क्या बोला आपने? कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो और एरिया हो। खास बात है, खास बात है, ध्यान से सुनना जो मेरे को सिखाने का है, कि ये मेरे पास है इसका प्लेन, कोई भी एक मैंने क्वाइल ली या कोई भी मैंने एक सपोज सर्कल ही ले लिया, तो ये हो गया उसका प्लेन और ये हो जाएगा एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर होता है बेटा परपेंडिकुलर। अब ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन वो है जो तुमको फंसाएंगे। सॉल्व एग्जांपल एनसीईआरटी में गिवन है, तो कहीं ना कहीं वहां पर तुम्हारे को जरूरत पड़ेगा, और बहुत बार क्वेश्चन यहां से आते हैं। आते हैं तो थोड़ा सा इसको और अच्छे से क्लियर आउट करके रखो। ठीक है, आपने किसी को ऐसे रख दिया, ई को ऐसे रख दिया, तो इसका ये जो एरिया वेक्टर है ये परपेंडिकुलर हो गया बेटा। जो एरिया वेक्टर था वो ऐसे हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। मेरे को इसी लाइन के डायरेक्शन में चाहिए, तो मैं इसको ए नहीं यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा? हाँ, क्या बोलूंगा इसको? ए कॉस थीटा। थीटा। तो फाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई इंटू साथ में क्या बोल दोगे? ए कॉस थीटा। याद करो, तो ई ए कॉस थीटा अगर ऐसे कुछ लिखता हूं तो क्या लिखूंगा? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहां पर तो मैग्नीट्यूड लेंगे भाई, ई ए कॉस थीटा। तो फाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? ई डॉट ए।
याद करो तो डॉट प्रोडक्ट में दोनों ही वेक्टर आपस में कैसे होने चाहिए, पैरेलल। कैसे होंगे, ध्यान से सुनो बेटा। E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, A इज एरिया वेक्टर। चलो यूनिट की थोड़ी सी बात कर लें। इसके लिए आप पीछे सीख के आए हो न्यूटन पर कूलाम, इसके लिए क्या बोल दोगे, मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। खास बात है, जहां डॉट प्रोडक्ट होता है क्वांटिटी कैसी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, यूनिट की बात कर ली हमने, डायमेंशन की बात कर लेते हैं। न्यूटन के लिए क्या बोलोगे, mlt-2। कूलाम के लिए क्या बोलोगे बेटा, AT। मीटर स्क्वायर के लिए क्या बोलोगे, L स्क्वायर बोलोगे। बोलो कोई समस्या नहीं है ना, चलो हाँ बोलो, ml³ T-3 A-। आई डोंट थिंक इज देयर एनी प्रॉब्लम और समथिंग लाइक दैट, नहीं। ठीक है, चलो। अब यार इसमें दिक्कत ये है कि ये क्वेश्चन का फिगर मिसिंग है। मैं दोबारा से ऐड करके इसका क्वेश्चन डाल दूंगा, क्योंकि इसमें फिगर नहीं है, मैं कैसे सॉल्व करूं इसको। ठीक है, अब चलो यहाँ पर एक और चीज देखो, इसी को मैं थोड़ा सा बेटा और एलेबोरेट कर रहा हूं, ध्यान देना। ठीक है, अब सुनो, आपने 5 बोल तो दिया कि जो फ्लक्स है ये क्वांटिटी है स्केलर, और आपने इसका फॉर्मूला क्या लिख दिया, तो 5 को आपने क्या लिख दिया बेटा, E वेक्टर डॉट A वेक्टर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किस तरफ है वो तो हमारी को पता है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। एरिया वेक्टर की बात करें, क्योंकि बच्चे यहीं पे अटकेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है होने वाला है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। एरिया वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो भाई एरिया वेक्टर जो है ये होता तो प्लेन के परपेंडिकुलर है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि ये रहा प्लेन और ये हो गया प्लेन के परपेंडिकुलर, ये रहा प्लेन, ये हो गया प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, पर यार कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूंगा बेटा, तो ये परपेंडिकुलर हर बार परपेंडिकुलर नहीं बोल सकते। लाइक देखो, अगर इस वॉल को देखो, इस पूरी वॉल को, ये पैनल को ही देखो, तो ये बॉडी इस साइड से सिर्फ 2D है, तो इसमें मैं इन साइड एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर इधर बोल सकता हूं, चाहे उधर बोलूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब 2D बॉडी में एरिया वेक्टर इन बोलो आउट बोलो डजंट मैटर एट ऑल, सिर्फ बोल दो परपेंडिकुलर। पर बॉडी अगर 3D है, एक अपने रूम की बात करो, तो भाई एरिया वेक्टर देखो, अब ये क्लोज है, एरिया वेक्टर अगर इधर खींचोगे तो अंदर आ जाएगा, उधर खींचोगे तो बाहर चला जाएगा। इसका मतलब सर कुछ है क्या, यस बेटा सुन, जब 3D बॉडी आएगी तो तेरे पास जो एरिया वेक्टर होगा वो हम होगा परपेंडिकुलर तो होगा, यहां भी है, पर वहां पर जो परपेंडिकुलर होगा ना वो परपेंडिकुलर आउटसाइड होगा। तो यहां पर अगर मैं 3 और 2D की बात करूं तो परपेंडिकुलर, बस परपेंडिकुलर, यानी कि अगर मैं बात करूं तो परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन। परपेंडिकुलर टू प्लेन, अगर 3D होगा तो परपेंडिकुलर टू प्लेन तो बोलोगे, उसको बोलने में तो कुछ नहीं है, एंड ये हो जाएगा बेटा आउटसाइड द बॉडी, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटसाइड द बॉडी। ये इंपॉर्टेंट है भाई, 5 स्टार पॉइंट है, 3 स्टार पॉइंट है कम से कम ये। क्योंकि जो भी न्यूमेरिकल्स आए हैं वो कहीं ना कहीं बिना अगर ये नहीं समझोगे तो तुम फंस जाओगे। एक और चीज समझो बेटा, जो फ्लक्स है अगर वो इनकमिंग है, देखो फ्लक्स इनकमिंग मतलब यहां पर कोई चार्ज इनक्लोज्ड है, जो फ्लक्स आया, फील्ड लाइंस आई और जो फील्ड लाइंस गई, तो जो इनकमिंग है तुम इसको नेगेटिव लोगे, जो आउटगोइंग है इनको पॉजिटिव लोगे। फ्लक्स इनकमिंग नेगेटिव, फ्लक्स आउटगोइंग पॉजिटिव। तो फ्लक्स इनकमिंग को लोगे आप नेगेटिव, क्या हुए मैं समझाऊंगा, पर अभी इतना जान के चलो। और जो फ्लक्स आपके पास आउटगोइंग होगा दैट वुड बी पॉजिटिव। सही है क्या? ये जो भी मैंने एरिया वेक्टर का जो भी मैंने नाटक समझाया, ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बेटा? ठीक है क्या? ठीक है बेटा, आगे बात करेंगे अपन गॉस लॉ की। अगर गॉस लॉ की बात करें, देखो हमने बेसिक चीजें तो फ्लक्स का देख के आ चुके हैं, ई डॉट ए, एरिया वेक्टर जो होगा, जो हमारे पास एरिया वेक्टर होगा, अगर 2D बॉडी है तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, 3D बॉडी है
तो परपेंडिकुलर टू सरफेस बोल के काम नहीं चलेगा, एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस तो होगा, साथ में क्या बोलना पड़ेगा बेटा, आउटसाइड भी बोलना पड़ेगा। क्लियर है क्या? ये तो बेसिक बेसिक बातें थी जो हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब अगर मैं आगे बात करूं तो फ्लक्स थ्रू एन एलिमेंट एस, अगर मैं इसके डेरिवेशन की बात करूं जो हमारे को लिखने का आ सकता है 2-3 नंबर में जो भी आ जाए, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी अच्छे आते हैं तो हमारे को डील करने आना चाहिए, पर चलो सबसे पहले थ्योरी देखते हैं। यार अगर गॉस लॉ की बात करूं बेटा, कोई भी चार्ज अगर प्रेजेंट है तो उसके चारों तरफ गॉसियन सरफेस बनाओ। गॉसियन सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिकल। कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिकल और एनक्लोज, ठीक है। आपके पास एक क्यू चार्ज था, आपने ओ भाई आपके पास क्यू चार्ज था, आपने इसको सेंटर पर रख दिया, ठीक है। और अगर मैं बात करूंगा तो आर रेडियस का आपने इसके चारों तरफ एक स्फीयर बना दिया, ठीक है। और मैंने इसका एक छोटा सा एलिमेंट लिया, मेरे को पता है एरिया वेक्टर हमेशा आउटसाइड, परपेंडिकुलर आउटसाइड, और ई भी इधर आ गया तो एंगल कितना बन गया? 0। तो फ्लक्स अगर लिखने की कोशिश करता हूं तो ई डॉट डेल्टा एस, ई की बात करूं तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने कितना सीखा था? हाँ बोलो क्या? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप इंटू डेल्टा एस, ठीक है। के की वैल्यू को ओपन कर दो बेटा, क्या लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? आर कैप इंटू क्या बोल दूंगा बेटा? डेल्टा एस बोल दूंगा। डेल्टा एस की बात करूं तो भाई डेल्टा एस जो है ये तो मेरे को पता है एक छोटे से सरफेस की वजह से, अगर मैं पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरे एरिया का फ्लक्स आ जाएगा। यस, वही सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यानी यहां पर कितना आ जाएगा बोलो? क्यू अपॉन, अगर मैं यहीं पर लिखने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा कॉपरेट करना, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ठीक है। डायरेक्शन हमारे को पता चल गई, आर स्क्वायर इंटू एरिया की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्यूब फाई की वैल्यू किसके बराबर आ गई? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास गॉस थ्योरम आ गया। आई डोंट थिंक इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है। एक चीज है बेटा जो मैं सिखाना चाह रहा हूं, मैं क्यू को ना कुछ स्पेशल नाम देना चाहता हूं, और क्यू जो होगा ये होगा क्यू एनक्लोज्ड। इस गॉसियन सरफेस से एनक्लोज्ड कितना चार्ज है उसको अपन बोल देंगे क्यू एनक्लोज चार्ज। तो यानी कोई भी सरफेस है, कितना भी चार्ज, कोई भी चार्ज अगर एनक्लोज करेगा तो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा? उस चार्ज का, एनक्लोज चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो जाएगा। चलो ठीक है। अगर यहीं पर रेडियस वेक्टर की बात करूं तो रेडियस वेक्टर इस सेंटर से इस पॉइंट की तरफ होता है। तो यानी अगर यहीं पर आर कैप की बात करूं, देखेंगे अगर मैं आर कैप की बात करूं तो रेडियस वेक्टर फ्रॉम सेंटर टू एरिया एलिमेंट, वही एरिया एलिमेंट जिसकी हमने बात की, ठीक है। टोटल फ्लक्स अगर मेरे को निकालना होगा तो बोला कि वही छोटे छोटे एलिमेंट्स है, सबको एक साथ जोड़ दो, इट्स ओके, वो तो हम कर चुके हैं, ठीक है। अब इसको डील करने से पहले चलो चलो अच्छा डील ही कर लेते हैं। सुनो, अब देखो, एक कोई अगर वायर जैसा था, इसको मैंने एक सिलिंड्रिकल सरफेस से कवर कर दिया। क्यों कवर किया? गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। अरे सही है क्या? ठीक है। आपने एक सिमेट्रिकल बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रही है बेटा, इसका एरिया वेक्टर देखो इधर, अरे वही परपेंडिकुलर एंड आउटसाइड, इसका एरिया वेक्टर बेटा पीछे की तरफ आ गया, इसका एरिया वेक्टर आपका ऊपर की तरफ आ गया। देखो अगर पहले वाली सरफेस का फ्लक्स देखो φ1, इसको देखो φ1 को देखो, ई इस तरफ, ई इस तरफ, और तुम्हारा एरिया देखो उस तरफ आ रहा है। इसका मतलब क्या बोलोगे? ई ए कॉस कितना बोलना है बेटा? 180 डिग्री। क्या बोल दोगे? माइनस ई डॉट ए। चलो ठीक है, हो गया। φ2 की बात करें बेटा, देख ई इधर ए इधर, क्या बोलोगे? प्लस ई ए। फाई अगर मैं 3 की बात करूं तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर ऊपर, एंगल कितना? 90, क्या बोलोगे? 0। एज सिंपल एज दैट। आई डोंट थिंक इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी। एक ही बात हमारे पास जो टोटल निकल के आई है दैट इज फ्लक्स के बारे में, कि जो भी टोटल फ्लक्स होगा वो एनक्लोज चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स हो जाएगा। दैट्स इट, दैट्स इट। अब वो एनक्लोज चार्ज को जो हमने एनक्लोज किया गॉसियन सरफेस से, वो गॉसियन सरफेस कैसी हमने बनाई उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि उसके चाहे मैं शेप चाहे जैसे बनाऊं, साइज चाहे जैसे बनाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अल्टीमेटली रहने कैसे वाला है, सेम। क्या बात कर रहे हो, फ्लक्स की बात कर रहा हूं। और क्या बात कर रहा हूं, आजा बेटा कुछ और करना चाहता हूं। सुन देख, इसमें अगर मैं फ्लक्स लिखने की कोशिश करता हूं, देख फाई की वैल्यू क्या बोलेगा, क्यू एनक्लोज कितना है, क्यू अपॉन कितना बोल दिया, एप्सिलॉन नॉट। देखो इसको कुछ इस तरह से घेर रखा है, इसको अगर इन दोनों को जोड़ेगा तब भी बता फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू एनक्लोज कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जोड़ बेटा, पाई की वैल्यू अभी भी कितनी आ जाएगी, देख 2 क्यू बाई थ्री कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तीनों ही बातों में बता क्या फ्लक्स अलग है कि नहीं है, नहीं है। इसका मतलब चाहे इसकी शेप जैसी भी हो, साइज जैसी भी हो, शेप और साइज कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे समझ आया कि नहीं आया, इसका मतलब है बेटा। अच्छा एक और बात बता, क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे भी फर्क पड़ता है, नहीं। यहां पर एक चार्ज है, यहां पर दो चार्ज है, यहां पर तीन चार्ज, सॉरी दो चार्ज है यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सबका सेम है कि नहीं है, नहीं है। स्टिल फ्लक्स इज सेम। इसका मतलब द फ्लक्स फ्रॉम गॉसियन सरफेस डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज एंड ऑल्सो ऑल्सो हाँ क्या, डज नॉट एक और पॉइंट बना सकते इसमें, ऑल्सो डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कोई दिक्कत नहीं, नहीं ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई सिमेट्रिकल सरफेस चूज करो और ये इनवर्स स्क्वायर पे बेस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्या लिखा था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दैट्स इट, ठीक है। या फिर फोर्स की ही बात करूं तो कूलम्ब्स लॉ आपको पता ही, वो भी इनवर्स स्क्वायर को फॉलो करता है, ठीक है। चलो अब बताओ, ये गॉस लॉ में जो हमने पढ़ा है, ये जो सीखा है, क्या कोई दिक्कत है क्या, नहीं। चलो आगे बढ़ते फिर, ठीक है। अब सुनो, अब मेरे पास एक और चीज आ रहा है, दैट इज कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फ्लक्स आपने लिखने की तो कोशिश कर दी कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, हाँ होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा कि ये बॉडी कंप्लीटली चार्ज है, अब कौन सा चार्ज लूं, क्यों लूं, कौन सा क्यों लूं, अरे भाई फिर काम नहीं चलेगा। फिर आपको बात करना किसका पड़ेगा बेटा, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। करनी पड़ेगी तो आ जाओ ना, सीखते हैं भाई, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास है ये बॉडी 1D, यार अगर चार्ज डेंसिटी की बात करूं, चार्ज छोड़ना, डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यार अगर ये 1D बॉडी है बेटा, इसके पास एरिया भी नहीं है, वॉल्यूम तो छोड़ दे, तो चार्ज जो है वो कहां पर है, सिर्फ और सिर्फ इसकी कहां पर प्रेजेंट है, लेंथ में। अगर बॉडी 2D है तो चार्ज कहां पर प्रेजेंट होगा, एरिया में। और अगर बॉडी 3D है तो चार्ज कहां पर प्रेजेंट होगा, उसके वॉल्यूम में। आई थिंक बेसिक तो क्लियर है, अब सीख लो ना। सर अगर तुम्हारे पास कोई वायर है जिसकी लेंथ है L, चार्ज कितना है Q, अगर मैं इसका एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ूं तो क्या हो जाएगा, बोलो क्या लिखोगे, डी क्यू अपॉन साथ में क्या आ जाएगा बेटा, डीएल। आई डोंट थिंक इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है। कूलम्ब बोल दिया, लेंथ किलोमीटर बोल दिया, 1D बॉडी, लाइक क्या, वायर, क्या बोल सकते हो, रॉड, अरे जैसे ही बिहेवियर, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, 2D बॉडी की बात करेंगे, क्या बोलोगे बेटा, हाँ बोलो, डी क्यू अपॉन साथ में क्या बोल दोगे, डीए, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। 2D बॉडी, लाइक 2D बॉडी क्या हो जाएगी बेटा आपके पास, स्क्वायर, प्लेट, सर्कल, सही है क्या। बस डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारे पास बॉडीज हो जाएंगे। अगर यही चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, क्या लिख दोगे, क्या लिखोगे बेटा, हाँ बोलो, डी क्यू अपॉन डी ए, नहीं डीबी, बी लिख देंगे वॉल्यूम कूलम्ब पर मीटर क्यूब। 3D बॉडी, लाइक हाँ, लाइक क्यूब और सिलेंडर, और क्या बात कर सकते हो, कोन, ये सब हो जाएंगे। आई डोंट थिंक इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ, अगर मैं गॉस लॉ की बात करूं, सबसे पहले हमारे पास आता है फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। कहानी बहुत लंबी सी इन्होंने बताई है, अरे कुछ नहीं है, कुछ औकात नहीं है, सीखते हैं ना। सुनो, सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे को एक बनाना है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसा होता है, क्लोज होता है, अरे होता है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करूं, इन्फिनिटी लॉन्ग है भाई, तो मैं पूरे को तो कवर नहीं कर सकता, पर मैं इतना जरूर कर सकता हूं, जो मैं करने भी जा भी रहा हूं, कि मैंने इसको एक तरफ से कवर किया। इट्स लाइक सुनना, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, आपने एक एलिमेंट लिया, कवर किया ऊपर से, नीचे से, साइड से भी, क्या एक सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर कवर हो गया, डेफिनेटली हो गया। तो वही आपने कर रखा है बेटा, ठीक है। इसको आपने कुछ इस तरह से कवर कर दिया। रेडियस आपने इसकी कितनी ले ली, स्मॉल आर ले ली,
और ये पॉइंट P पकड़ा। अब देखो जरा, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, अल्टीमेटली हर तरफ का एरिया वेक्टर बाहर ही आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर आ रहा है, एंगल कितना 0। फाई इक्वल टू क्या लिखो, E डॉट ए, क्या E A cos 0। अरे बेसिक है कि नहीं है? और ये जो आपने लेंथ इसकी मानी है, इसकी लेंथ आपने कितनी ले ली है, स्मॉल l। ठीक है, ये तो आपके पास हो गया। अब मैं अगर बात करूं सरफेस, अब छोड़ना है इसको, अभी छोड़, इसको इग्नोर मार तू। फाई इक्वल टू मैंने क्या सिखाया था, कि क्या सिखाया था बेटा, क्यू, फाई इक्वल टू हो जाएगा आपके पास क्यू एनक्लोज्ड अपॉन आ जाएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल टू तुम्हारे पास आ गया क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेरे को मतलब है क्यू एनक्लोज से। अरे भाई क्या बात कर रहा हूं, वायर की बात कर रहा हूं, वायर की बात करूंगा बेटा, तो क्यू एनक्लोज कैसे यूज करूंगा, तो बोलो क्या लिखते थे तुम, लेमडा बराबर, हाँ क्या लिखते थे, बोलो 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 जल्दी करो, हाँ क्या, क्यू अपॉन एल। तो क्यू की जगह पर क्या लिख दूंगा, लेमडा इंटू एल। पहले फाई की बात कर ले, फाई की बात करूं तो क्या लिखूंगा बेटा, ई इंटू ए इक्वल टू क्यू एनक्लोज कितना, लेमडा एल अपॉन क्या लिखूंगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट। मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए E। अगर मैं सिलेंडर का एरिया की बात करूं, सिलेंडर के एरिया की बात करूं तो E इंटू कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर इंटू एल, ये रेडियस हो गई, ये लेंथ हो गया, इक्वल टू क्या लिखोगे, हाँ लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुछ कट सकता है, यस, एल से एल क्या हो गया, कैंसिल। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, बोलो, लेमडा अपॉन 2 पाई आर, यस, और कुछ बचा, हाँ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने इसकी वजह से निकाल लिया। कोई समस्या है इसमें बेटा, कोई परेशानी है, कोई दुख दर्द पीड़ा कुछ हो, कुछ तो बताओ, बताइए, बढ़ जाऊं क्या आगे, चलो ठीक है। आई थिंक लिख पाओगे आप इसके बारे में। अगला जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, अब अगर मैं इनफाइनाइट जो भी चार्ज शीट की बात कर रहा हूं, देखना ये है, पूरा कवर नहीं कर सकता, इनफाइनाइट लॉन्ग है, इनफाइनाइट है, तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, देखो इसको लाइक क्यूब की तरह ऐसे कवर किया, ऐसे कवर किया, इसका मतलब अल्टीमेटली ये सरफेस अब पूरी की पूरी कवर हो चुकी है। ठीक है, कवर हो चुकी है तो बेटा सुनना, इस तरफ का देखो, पॉजिटिव चार्ज थी, एरिया वेक्टर इधर, पॉजिटिव चार्ज थी, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अबे, एंगल कितना 0, एंगल कितना 0, एक का फ्लक्स ई डॉट है, इसका फ्लक्स ई डॉट है, कितना 2 ई डॉट है। अरे कुछ फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, इसका मतलब अगर मैं इसके एरिया वेक्टर की बात करूं बेटा, तो एरिया वेक्टर बाहर, इसके भी एरिया वेक्टर की बात करूं तो इसका भी एरिया वेक्टर किधर आ गया बेटा, बाहर आ गया। ठीक है, तो चलो अगर मैं फाई टोटल की बात करूंगा करूंगा तो क्या लिख दूंगा, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन क्या बेटा, एप्सिलॉन नॉट। फाई की बात करूं तो क्या हो जाएगा, पहले वाले के लिए बता बेटा ई डॉट ए, प्लस दूसरे वाले के लिए भी बता कितना, ई डॉट ए, इक्वल टू क्या लिख देगा, क्यू एनक्लोज, नहीं नहीं चल सकता, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, सिग्मा इक्वल टू क्या लिखना है तेरे को, क्यू अपॉन एरिया। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा तेरे पास, सिग्मा इंटू एरिया। बात करेंगे इस क्वेश्चन की, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, तो सिग्मा की जगह, सॉरी क्यू की जगह पर क्या लिख दिया, सिग्मा इंटू एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर एक बात बेटा सीखने की है जो बहुत प्यारी बात है, 2 ई डॉट ए इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर एरिया से एरिया काट दूं क्या, नहीं बेटा ये बदतमीजी नहीं, सुन वही तो सिखाना चाह रहा हूं मैं तेरे को। देख, जो तूने फ्लक्स लिया, रुकना, ये दैट नीड टू बी कट, दैट नीड टू बी कट। इससे पहले मैंने जो भी बोला है दैट नीड टू बी कट, मतलब यहां तक लिखना है, जो मैंने ये जोड़ा है दैट्स इट। आई थिंक यू आर सीइंग इट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तेरे पास, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 ई ए इक्वल टू हो जाएगा बेटा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से क्या हो गया कैंसिल, ई बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को चाहे तुम ऐसा लिख सकते हो ओपन करके, पर ठीक है इट्स ओके, इससे ज्यादा तुम्हारे को जरूरत नहीं पड़ने वाली। अब एक बात है जो मैं तुमको सिखाना चाह रहा हूं, सुनना, ये मेटल सीट थी बेटा, मेटल सीट, जिसमें जो थिकनेस की वैल्यू है वो बहुत कम है, इट्स लाइक जस्ट अ पेपर। पर अगर कर को तेरे को मेटल प्लेट बोलेगा बेटा,
तो मेटल प्लेट में 2 साइड्स होती हैं क्योंकि उसमें थिकनेस है। इसका मतलब अगर मैं बोलूं फॉर मेटल शीट ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पर अगर मैं बोल दूं यही फॉर मेटल प्लेट जो ई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जस्ट डबल। अब एक क्वेश्चन है जेई का जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं यहां पर, सुना बेटा। मेरे को बोला कि अ मेटल शीट इज गिवन, ठीक है। ऐसे चार्ज थी, सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द पॉइंट होगा। फर्स्ट पॉइंट पकड़ा, सेकंड पॉइंट पकड़ा, थर्ड पॉइंट पकड़ा, R1 R2 R3। मेरे को बोला कि जो इन तीनों जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, याद करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी चेक करने के लिए हम क्या करते टेस्ट चार्ज रखते थे, वही रखेंगे। तो ई फर्स्ट, ई सेकंड और ई थर्ड में क्या रिलेशन है बेटा? बेटा जब तूने इस फॉर्मूले को पढ़ा इसमें बता कहीं भी डिस्टेंस जैसा कोई फैक्टर आया? आर नॉट। डिस्टेंस जैसा कोई फैक्टर आया? नहीं। इसका मतलब अगर मैं बोलूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों ही जगहों का कैसा हो जाएगा सेम, क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड तो करता ही नहीं है। तो ई इक्वल टू तूने क्या फॉर्मूला लगा दिया? ई इक्वल टू क्या लगा बेटा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। बेसिक सा क्वेश्चन है बेटा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? बढ़ूं क्या आगे? आ जाओ। फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। अब अगर मैं बात करूंगा स्फेरिकल सेल, अब मैं मेरे को एक बात बेटा जो तुमको बताने का है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। देखो चार्ज वहीं पर सिर्फ प्रेजेंट होगा, चार्ज वहीं पर प्रेजेंट होगा जहां मास हो। अगर कहीं पर चार्ज है डेफिनेटली डेफिनेटली वहां पर मास होगा। पर अगर कहीं पर मास हो तो जरूरी नहीं वहां पर चार्ज प्रेजेंट हो। लाइक न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के पास मास तो है पर उसके पास चार्ज नहीं है। पर अगर चार्ज है तो पक्का मास होगा, मास है तो जरूरी नहीं कि चार्ज हो। रिव्यू करके सुनना क्या बोला। चलो अब अगर मैं बात करूंगा बेटा कि मेरे को आउटसाइड में बताने का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने आउटसाइड में एक पॉइंट तो पकड़ा, चल ठीक है लिख लिया। पर बेटा इसको सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इसको एक क्लोज सरफेस बनाऊंगा। यहां पर कुछ बातें सीखने की है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें और बहुत तमीज से बैठे, ठीक है। तो आपने इस पी पॉइंट को पकड़ा, आपने एक गॉसियन सरफेस बना दिया, चलो बना दिया तो बना दिया। अब मैं अगर बात करूंगा तो फाई का फॉर्मूला वही, अब तो तुमको रट गया। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या? क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज जो प्रेजेंट है अगर स्फेरिकल सरफेस है तो मास कहां पर प्रेजेंट है? सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर, किनारे किनारे पर। तो चार्ज भी कहां पर प्रेजेंट हो जाएगा? किनारे किनारे पर। यानी कि क्यू एनक्लोज की बात करूं तो सिग्मा इक्वल टू क्या बोलूंगा? क्यू अपॉन एरिया। तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा हमारे पास? सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है। तो फाइव इक्वल टू, सबसे पहले आ जाओ, फाइव इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा? ई डॉट ए इक्वल टू इसको क्या बोल दूं? सिग्मा इंटू एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर ए से कैंसिल कर दूं? नहीं बेटा बदतमीजी नहीं, यहां पे ध्यान से सुन ले। ये जो चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा हूं वहां पर वो एरिया लूंगा जहां चार्ज है। ये जो फ्लक्स निकाल रहा हूं मैं कहां पर निकाल रहा हूं? मैं गॉसियन सरफेस पे निकाल रहा हूं। सर कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी बोलते रहते हो। नहीं बेटा सुन तो सही, सुन तो सही। जो फ्लक्स हमने निकाला हम किस सरफेस का निकाला? तो हमने जो एरिया वेक्टर लिया ये किसका लिया? हमने लिया गॉसियन सरफेस का, गॉसियन सरफेस का। पर ये जो एरिया आपने लिया है ये कहां का लिया है? जहां पर चार्ज प्रेजेंट है। ये एरिया कौन सा लेंगे? चार्ज वाला।
मतलब समझ आया क्या? सुन, जो एरिया तू लेगा चार्ज वाला एरिया कौन सा है? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तेरा गॉसियन सरफेस क्या है? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। आई थिंक अब भेजे में बैठ गया होगा कि क्या गलती हो रही थी और क्या सुन नहीं रहे थे तुम। चलो, इसका मतलब अगर मैं लिखूंगा इसको, इसका मतलब अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या बोलूंगा? ई इंटू गॉसियन सरफेस का कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। सही है क्या? सिग्मा तो चल रहने दे, और ए की वैल्यू क्या लिखा गया बेटा? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन क्या बोलना है तेरे को? एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ई इक्वल टू क्या आ गया बेटा? सिग्मा इंटू आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। आई डोंट थिंक इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है। ठीक है, चलो, तो ई का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैं बोल रहा हूं कि सिग्मा को क्या लिख सकते हो? तो क्या लिख सकते हो? क्यू अपॉन एरिया, ऐसा भी लिख सकते हैं। इट्स ओके, जैसी मर्जी होगी, हम यहां पर आगे लिख के आगे बढ़ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। आ जाओ, फील्ड इनसाइड सेल। अगर मैं बात करूंगा सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। गॉसियन सरफेस आपने बना दिया। एक बात मैं तुमको अंदर बोल दूं, अभी बोल दूं, ध्यान सुना। अगर अंदर का कोई पॉइंट है, क्या अंदर मास है? नहीं, हॉलो स्फीयर है भाई, ये सेल है। अगर हॉलो स्फीयर है तो अंदर कोई मास नहीं। मैंने बोला था बेटा, मास नहीं है तो चार्ज नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? जीरो। आंसर तो हमें पता है, थोड़ा नाटक करते हैं ना, एग्जामिनर को भी तो दिखाना है भाई। इसका मतलब बेटा, अगर मैं ई की बात करूंगा तो क्या लिखूंगा? ई डॉट ए इक्वल टू, हाँ, इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेरे को पता चल गया क्यू एनक्लोज कितना है? जीरो। क्यों? क्योंकि अंदर अंदर यहां पर जो मैंने पॉइंट मारा है, क्योंकि क्यू एनक्लोज की वैल्यू कितनी है बेटा? जीरो। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर मास जीरो है तो डेफिनेटली यहां पर चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो। कोई समस्या नहीं है ना? इसका मतलब देखते रह, बात कर ले, सुन। अब अगर मैं बात करूंगा बेटा, सुन, पहले तो एक और चीज, छोटा सा नाटक जो यहां पर होता है स्मॉल आर कैपिटल आर का, वो आके देखो। कई बार ये ऑब्जेक्टिव में जानबूझ के तुमको परेशान करते हैं, तो ध्यान से सुनना क्या बोलने चाह रहा हूं। देखना, सुनना बेटा, ये गोले की रेडियस है कैपिटल आर, यहां से एक पॉइंट है, ये डिस्टेंस है स्मॉल आर। क्या बोलेगा? आउटसाइड कई बार वो बोलेगा, कई बार वो बदमाशी करेगा, और बात करूंगा इनसाइड। पर इनसाइड से पहले बात कर लेते हैं सरफेस। तीसरी जो मैं बात करूंगा दैट इज इनसाइड। अगर मैं आउटसाइड की बात करूं तो देखो, स्मॉल आर कैपिटल आर, बेटा अगर स्मॉल आर की वैल्यू में रेडियस से ज्यादा रख दूं, मैं कहां पर आ जाऊंगा? बाहर। तो ऐसे बोलेगा ये। अगर मैं स्मॉल आर की वैल्यू रेडियस के बराबर रख दूं तो मैं कहां पर आ जाऊंगा? सरफेस। कैपिटल आर इक्वल टू सरफेस। इनसाइड में स्मॉल आर की वैल्यू को छोटा कर दूं, रेडियस से भी छोटा, तो मैं कहां पर आ जाऊंगा? इनसाइड। सेंटर की बात कर दूं तो आर की वैल्यू क्या रख दूंगा? जीरो। समझ आ गया कि नहीं? ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं आर की बात करूं, यहां पर आर, तो आर है जीरो, तो ई भी कितना है बेटा? जीरो। आ जा, यहां पर आ जा। यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर बोल दिया, इसका मतलब आप कहां पर आ चुके हो? सरफेस। ठीक है, अब अगर मैं बाहर की बात करूंगा बेटा, ध्यान से सुनना, इसको हमें ओपन करना ही पड़ेगा। इसको, सिग्मा को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, देखो, क्यू आर स्क्वायर अपॉन क्यू, इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं? 4 पाई आर स्क्वायर इन अपॉन क्या बोल सकता हूं? एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ये रिलेशन क्या आ गया? ई और आर में क्या रिलेशन आ गया? ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यानी आउटसाइड का, अगर मैं ई आउटसाइड का फॉर्मूला बोलूंगा तो ई आउटसाइड प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन क्या आ रहा है बेटा? आर स्क्वायर। देखो, y प्रोपोर्शनल टू अगर बोलते हो 1 अपॉन एक्स की पावर n, और अगर ये वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, कुछ भी ऐसा आ रहा है, तो इसको कैंसिल ग्राफ बनेगा बेटा हाइपरबोला। क्या बनेगा? हाइपरबोला। हाइपरबोला कैसे बनाते हो? तो देखना, इसको तुम बना दोगे कुछ ऐसे। ठीक है, आई थिंक अब आपका ये सारा पॉइंट क्लियर हो चुका है। ठीक है, ठीक है बेटा, अब शुरू करते हैं अपन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाम से ही पता चल रहा है, देखो डाइपोल मतलब क्या? डाई मतलब दो, पोल मतलब जो भी हमारे पास दो पोल्स बन रहे हो। ठीक है, चलो हिंदी में क्या है ट्रांसलेट करूं। ठीक है, इसका मतलब डाइपोल की अगर मैं बात करूंगा तो इस पर बेसिकली दो पोल बन जाएंगे। अब दो पोल कौन यार? मैग्नेट होता तो क्या बोलते? साउथ एंड नॉर्थ। अरे सही क्या? तो यहाँ पर दो पोल क्या होंगे? एक तो पॉजिटिव चार्ज, दूसरा कौन सा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलूंगा कि पेयर ऑफ, देखो,
पेयर ऑफ ऑपोजिट चार्जेस, चलो ठीक है, प्लस क्यू आपने बोल दिया और क्या बोल दिया माइनस क्यू। स्पेशल बात क्या है, स्पेशल बात यह है यहाँ पर कि इनका जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों चार्जेस का वो कैसा होगा, इक्वल। अगर इसको +2 कूलम बोल रहे हो तो डेफिनेटली आप इसको क्या बोलोगे, -2 कूलम। क्लियर है क्या? ठीक है। आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस कितना 2a, और ये जो डिवाइस हमारे को बन के तैयार होगी, जो हमारे को ये बन के मिलेगा, इसको क्या बोल देंगे, डाइपोल। सही है क्या? क्या बोल दिया आपने, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, चलो इसमें तो कोई स्पेशल बात है नहीं, बिल्कुल डाइपोल और सिंपल सी बात हमारे पास क्लियर हो गई। ठीक है, यहां पर जो एक स्पेशल बात है दैट इज डाइपोल मोमेंट, ये हमारे को सीखने की बात है। डाइपोल मोमेंट बेटा इसको पी वेक्टर से डिनोट करेंगे। अगर वेक्टर से डिनोट करें तो बात तो आती है कि हाँ हमें कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं पी वेक्टर की बात करूं बेटा, तो कोई भी एक चार्ज ले लो। सर दोनों चार्ज क्यों नहीं ले सकते बेटा, टोटल चार्ज क्या बोला आपने, इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो भाई टोटल चार्ज तो 0 हो जाएगा ना। तो कोई भी एक चार्ज पकड़ो, लेट्स से क्यू। लेट्स से कोई भी चार्ज आपने कितना ले लिया, क्यू, इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या बोल दिया, 2 इंटू ए। सही है क्या? तो P वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, Q इंटू इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी P इक्वल टू Q इंटू 2 इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, चलो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब वेक्टर तो लगाया या चार्ज है नहीं, ए डिस्टेंस है या फिर 2a डिस्टेंस है, तो वेक्टर पता कैसे चलेगा? तो बेटा ये क्वांटिटी कैसी है, पहली बात तो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो भाई डायरेक्शन में बताओ किधर, फ्रॉम, हाँ बोलो, फ्रॉम 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 -q टू क्या बोलना है बेटा, +q। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। चलो फिर डायमेंशन भी निकाल लेते हैं। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q। Q चार्ज है, क्या बोलोगे, 80। 2 से कुछ नहीं, नंबर है, A जो है डिस्टेंस है, क्या बोलोगे, L, यानी L 80। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। ठीक है, बताओ डाइपोल मोमेंट में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बेसिक हमने पढ़ा और हमने ये चीज क्लियर कर लिया। सबसे पहले हमने देखा डाइपोल, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। डाइपोल मोमेंट क्या है, कोई भी एक चार्ज लो इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी प्रोडक्ट ऑफ एनी वन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। आई डोंट थिंक इसमें किसी भी तरह की कोई इशू है। ठीक है, चलो ये तो हमारे पास हो गया डाइपोल मोमेंट। अब आ जाओ आगे, अगला है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है हमारे को इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। पर दो बातें होंगी, देखना सुना, ये है डाइपोल +q -q। अगर यहां पर कहीं बात करूं, यहां पर कहीं बात करूं, तो बेटा ये है इसकी एक्सिस। कौन है ये, एक्सिस, एक्सियल पोजीशन बोल देंगे। और अगर इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, तो ये है इक्वेटोरियल, एक्सिस एक्सिस एक्सिस, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। आई थिंक क्लियर है क्या? ठीक है, चलो अब सुनो, अगर मैं एट एक्सिस बात करूं, तो बेटा यहां पर सुनो, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, यहां की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पर भी हमने करा, अभी तक हमने क्या करा कि जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, हमने क्या रखा था, टेस्ट चार्ज। और उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स एक्सपीरियंस कराते थे कि वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, +q वाली जगह पर अगर मेरे को निकालने का है बेटा, तो मैंने यहां पर रख दिया +q0, ये छोटा सा अपना क्यूट सा चार्ज। ठीक है, चार्ज रख तो दिया। आप देखो जरा, ये पॉजिटिव वाला इसको क्या करेगा बेटा, रिपेल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया वो किस चार्ज की वजह से आया, +q। क्या ये -q वाला इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा? अरे डेफिनेटली करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा। ई क्या बोल दोगे, किसकी वजह से ये आ गया, -q। ठीक है, चलो एक ने रिपेल कर दिया, एक ने क्या कर दिया, अट्रैक्ट कर दिया। अब सीधी सी बात है, ई इक्वल टू आप क्या पढ़ते हो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जिसका डिस्टेंस कम, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी ज्यादा, और हमारे को दिख रहा है +q के वो ज्यादा पास है, तो +q वाले में से किसको घटाएंगे, -q वाले को। अरे यही होगा ना, नहीं घटाएंगे ऐसा। देखो सबसे पहले समझो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेसिकली, ये दोनों की वजह से हम लिखेंगे, एक +q की वजह से लिखेंगे, एक -q की वजह से लिखेंगे। जब मैं पहले ही साइन वहां पर या तो चाहे तो मैं घटा दूं, अल्टीमेटली होना तो वही है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं। क्या कैसा कर सकते हैं बेटा, ऐसा कर सकते हैं कि अगर मैं +q की वजह से लिखूं, -q की वजह से लिखूं, तो एक बार +q लिखा, एक बार -q लिखा, तो ऑटोमेटिक वहां पे भी घट जाएगा। क्या बोल रहा हूं सुनो पहले, तो अगर मैं ई नेट बोलूंगा, किस पोजीशन पर बात करें भाई, हम एक्सिस की बात करें, एक्सियल की बात करें, तो यहां पर किसकी वजह से हो जाएगा, ई हो जाएगा +q और ई हो जाएगा -q। ठीक है, ई की वैल्यू कैसे लिखोगे, हाँ बोलो, ई की वैल्यू क्या होती है, के क्यू अपॉन, हाँ बोलो, सबसे पहले +q वाले की वजह से डिस्टेंस बोलो,
हाँ, प्लस क्यू की वजह से डिस्टेंस बोलो बेटा। हाँ, क्या लिखोगे? आर, ये टोटल आर है, इसमें से अगर मैं ए को घटा दूं, देखो टोटल डिस्टेंस 2a है, इसका मिडल कितना हो जाएगा a, तो आर में से अगर a को घटा दूं तो ये डिस्टेंस हो जाएगी प्लस क्यू वाला, कितना हो जाएगा? के क्यू प्लस क्यू की वजह से लिख रहे हैं, अपॉन क्या बोल दूं? आर माइनस ए का होल स्क्वायर, वही के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, प्लस के, वही जो मैंने बोला था कि अल्टीमेटली होना तो यहां पर भी माइनस ही है, ठीक है, अपॉन, हाँ ये डिस्टेंस बोलो बेटा आर, और ये कितना? प्लस ए, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये हमारे पास नेट आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम ले लो बेटा, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा हमारे पास? होल स्क्वायर। ये वैल्यू उधर जाएगी, ये वैल्यू उधर जाएगी, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बचेगा मेरे पास? 4RA, क्लियर है कि नहीं? और साथ में क्या लिख दोगे आप? के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो आगे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो के की वैल्यू को रख लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ बोलो क्या लिख दोगे? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऊपर की तरफ कितना आ गया? 4RA, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो डाइपोल के डिस्टेंस है 2a, दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस, इसको r के कंपेयर में हम नेग्लिजिबल बोल देंगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटी होती है, डाइपोल बहुत ही छोटा होता है। तो यहां पर अगर बेटा मैं बात करूं तो r इज, मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा, ऊपर लिखूंगा, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो भाई a स्क्वायर करोगे तो ऑलरेडी a छोटा था, स्क्वायर किया और छोटा हो गया, इग्नोर मार दो भाई, कर दो इग्नोर, तो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ऊपर कितना आ गया? 4RA इंटू, हाँ क्या हो जाएगा ये? नीचे क्या बचेगा? अगर इग्नोर मार दिया तो यहां पर क्या बचेगा? आर स्क्वायर, और उसका भी पावर कितना? 2, तो देखो एक पावर से इसकी एक पावर कैंसिल हो गई, आर क्यूब बचेगा ये, ठीक है, कितना हो जाएगा देखो? तो 4a, अच्छा क्यू, भाई क्यू भी लिख देंगे ना, इंटू क्यू, इंटू क्यू, इंटू क्यू, ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 4a क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। कुछ एक चीज नोटिस करो, जब तुम पीछे चलते हो तो अगर मैं q इंटू 2a लिख दूं तो मैं उसको p लिख पाऊंगा, क्योंकि मेरे को ये p के टर्म में निकालने को बोलेगा, ठीक है। तो चलो क्या कर सकता हूं मैं बेटा, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, देखो 2 इंटू 2qa अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है। क्या मैं 2q इंटू ए यानी q इंटू 2a को क्या लिख सकते हो बेटा? p लिख सकते हो, तो क्या लिख सकते हो? 1/4 को क्या लिख सकते हो? k, बेवजह ही मैंने ओपन कर दिया, 2kp अपॉन क्या आ जाएगा बेटा? आर क्यूब, और ये ई कहां का फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पास? एक्सिस का। अच्छा एक मैं प्यारी बात तुमको बता दूं, एक्सिस पर चाहे पोटेंशियल बोलोगे, चाहे तुम बोलोगे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज्यादा होगा, एक्सियल एक्सियल पोजीशन पर, एक्सिस पर, ये दोनों ही हमेशा ज्यादा होने वाले हैं। आई डोंट थिंक इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, बस एक चीज है जो मैं सिखाना चाह रहा हूं, उसको नोटिस करो पहले तुम, ध्यान से सुनना। पी की डायरेक्शन किधर होती? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर होगी? माइनस क्यू टू प्लस क्यू। पी की भी डायरेक्शन किधर से किधर होगी? माइनस क्यू टू प्लस क्यू, अभी पढ़ के आए हो, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? प्लस क्यू टू माइनस क्यू। डाइपोल की डायरेक्शन किधर से किधर होती है बेटा? माइनस क्यू टू प्लस क्यू। अरे क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एक्सियल पोजीशन के लिए जो हमने लिख दिया, ठीक है। अब चलते हैं इक्वेटोरियल के डायरेक्शन में। अच्छा एक और चीज जो मैंने नेट जो मैं बोलना चाह रहा था, सुनो, नेट जो आएगा मेरे को पता है कि ई प्लस क्यू वाला ज्यादा है, देखो डाइपोल की भी डायरेक्शन इधर आ गई, माइनस क्यू टू प्लस क्यू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर आ गई, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या वो पी की डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मैं बोलूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा? इन द हाँ बोलो 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 क्या? डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर।
आई डोंट थिंक इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी। तो अगर इसको प्लस ले रहे हो तो ये भी प्लस आ जाएगा। यहाँ पर माइनस जैसा कोई सीन नहीं बनेगा। एक और नीट का अच्छा क्वेश्चन है जो अपन डिस्कस करेंगे। पर पहले एक बार ये बताओ कि इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट है? कमेंट सेक्शन में कर सकते हो इसको। अच्छा, ये नोट्स आपको अलग से खोजने की जरूरत नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पर हमारे को लिंक मिल जाएगा आपको, तो आप वहां से पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नोट वोट की जरूरत नहीं है फिर इसको। एटलीस्ट आप चाहेंगे जब तक तो कर लेंगे, उसमें तो क्या बोलूं। ठीक है, अगला है हमारे पास इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन मैंने बोला था यार सुनना, ये तेरे पास एक्सियल प्लेन था, तो भाई ये कौन सा है? इक्वेटोरियल। ये कौन सा बेटा? इक्वेटोरियल। अरे बेसिक यार। ठीक है चलो, अब चलो यहां पर अगर इस पी पॉइंट पर बात करूं, फिर वही क्या रखोगे? अरे टेस्ट चार्ज रखेंगे और क्या रखेंगे सर, क्या बात करो आप। अब अगर प्लस क्यू है तो ये प्लस क्यू वाला इसको क्या कर देगा? रिपेल। ई ड्यू टू कौन सा? प्लस क्यू। पर ये माइनस क्यू वाला इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। बोलो ई ड्यू टू क्या बोल दोगे? माइनस क्यू। क्या जो ई नेट आ जाएगा, अरे मैंने गलत जगह लिख दिया इसको। ठीक है, प्लस क्यू नॉट। अब सुना, जो ई नेट आएगा क्या वो दोनों का सम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ई की अगर बात करूं तो ई कॉस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा। तो अगर ई नेट की बात करूं तो क्या हो जाएगा? 2 ई, साथ में क्या बोल दोगे? कॉस थीटा। ये डिस्टेंस देखो, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है। ये डिस्टेंस ले लो r, तो ये पाइथागोरस के हिसाब से ये कितना हो जाएगा? a, अरे मतलब आधे के हिसाब से पाइथागोरस लगाओगे तो क्या हो जाएगा? कितना आ जाएगा बेटा? आर स्क्वायर प्लस हाँ ए स्क्वायर। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ई नेट अगर मैं दोनों की वजह से लिखूंगा तो क्या लिख दूंगा? हाँ बोलो। के चार्ज कितना ले लिया आपने? क्यू अपॉन, बस दोनों को जोड़ने जा रहे हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर की जगह पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो रूट चला जाएगा, वहां से क्या बच जाएगा बेटा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो प्लस वाले की वजह से आपने लिख दिया। अगर मैं माइनस वाले की वजह से बोलूं, हाँ बोलो क्या लिखने वाले हो? प्लस नहीं, मतलब बेसिकली 2 इक्वल, रुको यार, ई प्लस और हो जाएगा ई माइनस इंटू साथ में क्या बोल सकता हूँ? कॉस थीटा। ठीक है, वैसे तो जुड़ जाएंगे दोनों, ये ई कॉस थीटा लिख सकते थे, इट्स ओके। ठीक है, अब दूसरे की वजह से कितना हो जाएगा? के माइनस क्यू अपॉन फिर वही चीज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अल्टीमेटली घट, अरे यार, अल्टीमेटली दोनों को घटना ही है, तुमको भी पता है। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां पर भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, चलो एलसीएम कितना लिख दूंगा? हाँ बेटा बोलो। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका भी क्या कर दिया? होल स्क्वायर। ये इधर चला गया, इधर चला गया। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा? 2ar हमारे पास आ गया इंटू कॉस थीटा। ठीक है, फिर वही, सिंस आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो फिर वही इसको इग्नोर मार देंगे, क्या बचेगा? क्यू, क्यू छूट जाता है मेरे से। ठीक है, अब देखो q इंटू 2a क्या बोल सकते हो? p बोलोगे। ठीक है, तो क्या बोल सकते हो बेटा? हाँ बोलो। अपॉन के की वैल्यू डाल दो, यहां पर क्या लिखोगे? के इंटू इसको क्या बोल दिया आपने? p बोल दिया, इंटू के भी यहां पर अपॉन साथ में वही कि इसको इग्नोर मारा तो r टू पावर 4 हो गया, ये तो खत्म हो गया। r टू पावर 4 और एक r कैंसिल, क्या बचेगा बेटा? r क्यूब। तो ई जो इक्वेटोरियल का हो जाएगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? केपी अपॉन आर क्यूब। एक्सियल का क्या होता था? 2 kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था एक्सियल का ज्यादा हो जाएगा। चलो ये तो तुमने सीख लिया। अब यहां पर सुनना मैं बोल क्या रहा हूं। चलो ये चीज तो हमने कवर कर ली, इसमें तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत थी नहीं हमारे पास। ठीक है, अब सुना, यहां पर देखो पी के डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, पी की डायरेक्शन किधर आ रही है? माइनस क्यू टू प्लस क्यू, पी इधर चला गया। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है? जस्ट उसका ऑपोजिट। इसका मतलब इक्वेटोरियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ऑपोजिट टू पी। समझ आया कि नहीं आया? अब अगर मैं बोलूं कि रेशियो बताओ, क्वेश्चन, ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल का। ठीक है, पहला मैं बोल रहा हूं 1:1, 2:1, -2:1। चौथा
1:2। चेक करते हैं। ई एक्जेल का फॉर्मूला बोलो। सर आसान है। नहीं बेटा, एक गलती होगी। अपॉन ई इक्वेटोरियल। एक्जेल बोलो, कितना बोल दोगे? हाँ बोलो, 2kp अपॉन आर क्यूब। इसको क्या बोलोगे? kp अपॉन आर क्यूब। kp से kp कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल। कितना आ गया? 2:1। मैं बोल रहा हूं कि नहीं ये सही है। कोई कर पाएगा आप में से जस्टिफाई? सर बहुत इजी है, क्या बोल रहे हो आप? बेटा सुन, यस इजी है। देख, इक्वेटोरियल में जो डायरेक्शन आ जाएगी वो kp अपॉन आर क्यूब आएगी कि माइनस में आएगी? माइनस में आएगी, क्योंकि ऑपोजिट टू p होता है। तो 2 अपॉन -1 बेसिकली क्या हो जाएगा? ये करेक्ट है, नो डाउट अबाउट इट, बट ये मोर करेक्ट। आई थिंक बेसिक है, समझ आ गया? ठीक है। अब देखो, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ये लास्ट है, ठीक है। अब डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बात करूंगा, स्पेस कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे। सुनो, तो यहां पर बेसिकली हमारे को बात किया है टॉर्क की। टॉर्क होता क्या? सुनो, अगर किसी बॉडी को चलाना हुआ, ट्रांसलेटरी मोशन करवाना हो, तो बेटा जरूरत पड़ती है किसकी? फोर्स की। तो अगर किसी बॉडी को घुमाना होगा तो जरूरत किसकी पड़ेगी? टॉर्क की। आई थिंक बेसिक है यार, समझ आएगा नहीं? ठीक है, सुनो, इसका मतलब किसी बॉडी को घुमाना होगा तो तुम्हारी को जरूरत किसकी पड़ने वाली है? टॉर्क की। यहां पर भी अगर मैं टॉर्क की बात करूं, टॉर्क को पहले लिखना सीखो। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है दैट इज आर क्रॉस एफ, यानी जो फोर्स लगेगा और जो डिस्टेंस है जहां से घूमेगा, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्या बोल रहे हो सर, कुछ समझ नहीं आया? अरे समझना, देख, माइनस क्यू चार्ज है, उस पर फोर्स किधर होता है? फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्या बोल देगा? क्यू इंटू ई। पॉजिटिव पर होता है फील्ड के डायरेक्शन में, क्या बोलोगे? क्यू इंटू ई। अब जो मेरे को डिस्टेंस चाहिए वो कौन सी चाहिए? परपेंडिकुलर। कैसी चाहिए बेटा? परपेंडिकुलर। क्लियर है कि नहीं? ठीक है सर, बिल्कुल चाहिए। ठीक है, तो देख, 2a अगर इसको बोलेगा थीटा एंगल तो बोल देगा 2a cos थीटा, ये पैरेलल हो गया। अगर 2a sin थीटा बोलेगा तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ध्यान से देखो, एक बार फील करो थोड़ा सा। ये जो एंगल बनेगा, वेट, ये जो एंगल बनेगा यहां से, ये बन गया थीटा एंगल। थीटा एंगल, थीटा एंगल बन गया। अब सुनो, 2a cos थीटा, ये तो पैरेलल हो गया, क्योंकि मैंने बोला क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में यू नो कि परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो बेटा ये है तेरे पास 2a cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? 2a sin थीटा। और ये जो sin थीटा होगा, ये जो लेंथ हो जाएगी ये परपेंडिकुलर वाली 2a sin थीटा, ये जो लेंथ है ये कौन सी हो गई? परपेंडिकुलर वाली। अरे समझ आए कि नहीं आया? तो इसका मतलब टॉर्क के लिए अगर तुम लिखोगे तो कोई एक फोर्स पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं तुम्हारे को। क्या लिखोगे बेटा? हाँ बोलो, Q इंटू ई। अरे फोर्स यार, फोर्स क्या बोल दिया? Q इंटू ई। और R की वैल्यू कितनी लिख दी आपने? हाँ बोलो, 2a, हाँ क्या? साइन थीटा। अच्छा याद करो, Q इंटू 2 इंटू a क्या बोला करते हो बेटा? किसी को तुमने Pe नहीं बोला था क्या मेरे से? तो बोलो तो टॉर्क की फॉर्मूला क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? Pe क्या? साइन थीटा। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अरे बोलो ना बेटा, इसका मतलब है कि अगर टॉर्क का फॉर्मूला चाहूं तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, P वेक्टर क्रॉस क्या बोल सकता हूं? E वेक्टर। अब बोलो ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, बिल्कुल बेसिक था, आई थिंक अंडरस्टूड है आपको। ठीक है, अब देखो यहां पर स्लाइड्स तो चलो ठीक है, एक और बची हुई, सुनो। अब देखना, टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिख दिया तुमने? समझना, टॉर्क का फॉर्मूला तुमने लिखा Pe, भाई मेरी राइटिंग को थोड़ा सा मैनेज करना, Pe sin थीटा। अब ध्यान से देखना, मैं कुछ चीजें कहना चाह रहा हूं। देखो, अगर टॉर्क आ गया 0, यानी वही F एक्सटर्नल आ गया 0, तो ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। अगर टॉर्क आ गया मैक्सिमम तो भाई ये स्टेबल नहीं रहेगा। ऑब्वियसली टॉर्क अगर मैक्सिमम लग रहा है तो स्टेबल रखेगा, अनस्टेबल रखेगा, अनस्टेबल रखेगा। और टॉर्क आ गया मिनिमम तो ये कंडीशन हो जाएगी स्टेबल वाली। कैसे होगा? आ जाओ, यही तो सीखते हैं। सुनो, अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना बेटा, टॉर्क 0 कब होगा? साइन कितना हो जाए? 0। यानी कि अगर मैं बोलूं जो एंगल है थीटा, ये किस किस के बीच का एंगल? पी एंड डी। किस किस के बीच? पी एंड डी। अरे बोलो भाई, इसका मतलब है कि अगर इफ हाँ, पी पैरेलल टू ई, टॉर्क कितना? 0। एज सिंपल एज दैट। पी साइन थीटा, पी साइन 0, 0 बोल दिया।
टॉर्क मैक्सिमम कितने पर 90, मतलब क्या, इफ P परपेंडिकुलर टू क्या आ गया बेटा E। अब इसको आप लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो, P इज पैरेलल टू P परपेंडिकुलर टू, आई थिंक इतना तो आपको दिमाग है। अगला मैं बात करूंगा कि मिनिमम होना चाहिए, तो मिनिमम कितने पर हो जाएगा, देखो साइन 0 0 कितने डिग्री पर हो जाएगा, बेसिकली कितने पर आओगे, हाँ बोलो कितना, 180 ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर ये 180 डिग्री पर आ गया, थीटा 180 बन गया दोनों के बीच का, यानी P पैरेलल टू यानी एंटी पैरेलल टू, अगर मैं बोलूं एंटी पैरेलल टू E, तो यहां पर ये मिनिमम हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास स्टेबल। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और आपको क्या करना है कि इसके नोट्स डाउनलोड करके रखने हैं, थोड़ा सा नेमिंग वगैरह अच्छे से करके रखें, सो दैट एग्जाम के टाइम पे ऐसा ना हो कि पीडीएफ ही खो जाए, ठीक है। ये आपको कवर करके रखने, सारा जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने कवर करा दिया। अगला वीडियो जो मेरा होगा बेसिकली वो इसके न्यूमेरिकल पे बेस होगा, तो आप प्लीज उसको भी जरूर देखें, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। और बस अच्छे से पढ़ाई करें, और फिर से बोल रहा हूँ, सीरियस होकर के पढ़ाई तो करनी इंपॉर्टेंट है, पर उससे भी जरूरी है कि सिंसियर होकर के पढ़ाई करें, सही क्या, चलिए, गुड लक।